फन चाय वाय मंगवा थोड़ी देर में, ओए हिमांशु चाय वाय मंगवाना, बैठते हैं सर्दी का मौसम है, बातचीत करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अंगीठी लगा दो फिर उठेंगे ही नहीं यहाँ से। और आधा कप चाय और अंगीठी। दैट्स राइट, यस दैट्स राइट। तो अब मैं बता रहा था आपको कि ये वाला जो घर है हमारा, मेरा ऑफिस है, मेरे को याद है बचपन में 2-3 साल का था, मेरी पहली ना यादें बिल्कुल ऐसे कि पापा मेरे से कहते थे वो वाटरमेलन के बीज बाहर फेंका, ठीक है, तो मैं निकला करता था नीचे जो कॉरिडोर है उससे, अब तो कॉरिडोर वो रहा ही नहीं, खैर वो रिकंस्ट्रक्ट हो गया, और मेरे को इतना डर लगता था अंधेरे। मेरी ऐसी यादें यहाँ पे, जब मेरी बहन पैदा हुई तो मेरी यादें यहाँ की हैं, तो इस घर के साथ नॉस्टैल्जिया अलग ही है मेरा भाई। ये हम जिस घर में मैं पैदा हुआ एसेंशली, जो मेरा बचपन निकला 10th क्लास तक, बेसिकली क्या हुआ था कि 9th हमने घर बहुत बदले। 9th क्लास में पिताजी को आया हार्ट अटैक और उनकी हुई ओपन हार्ट सर्जरी। तो लुधियाना में वी मूव्ड टू अ यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली मोर ग्रीनर, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। परंतु मेरा ना हमेशा ही बचपन वाला घर वही रहा, ऐसा सा जिसमें वो चिपसेट फ्लोरिंग और छोटे बनने वाला छज्जा छत, वो है ना, राइट। तो जब कभी सपने में घर आता है ना तो वही आता है। अभी मैंने घर खरीद लिया गुड़गांव में, हाँ है, पर सपने में जब घर आता है वो वही आता है, जिसमें बर्थडे पार्टीज में गली के बच्चे बुला के म्यूजिकल चेयर्स खिला रहे हैं, छोले कुलचे खिला रहे हैं उनको, एंड में सब घर वाले बैठ रहे हैं, मामा मामी बैठ रहे हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, उनके सब बातें चल रही हैं, खीर बन रही है जिसमें, वो वाले घर, जिसके कॉरिडोर में मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेलते थे। मैं गांगुली बनता था, मैं लेफ्ट हैंड से खेलता था, वो जहीर खान बनता था। तो वो मेमोरी तो यार घर की। भाई कहाँ ले गए आप, जहीर खान, गांगुली, जब बर्थडेज में रिटर्न गिफ्ट में वो फ्रूटी वगैरह पैक करके दिए जाते थे, पैटी। भाई मेरे टाइम पे एक ज्योमेट्री बॉक्स आया था सिलेंड्रिकल, हाँ, जो कि रिवर्सेबल था ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब वो ऐसे से ऐसे हो जाता था। हाँ, क्या है, देखियो ये कौन सा हो जा रहा है, एक चेस का डिजाइन बना हुआ है, जैसे मान लो उसके ऊपर, हाँ, जब ऐसे है तो व्हाइट यहाँ है, ब्लैक यहाँ है, जब वो ऐसे हो गया तो ब्लैक वहां है, व्हाइट यहाँ। ओ मैं समझ गया आप कौन सा कहने की कोशिश कर रहे हो। सिलेंड्रिकल वाला, ये वाला नहीं, ये नहीं भाई, जैसे वो है ना, हाँ ऐसा होता ना, पर चेस वाले डिजाइन में, हाँ या तो वो भाई जिस रिटर्न गिफ्ट में मुझे ये मिला था, मैं कहा भाई इनके पापा का बढ़िया चल रहा है। इनके पापा ठगे ठोक रहे हैं भाई, ये स्टेटस सिंबल है, कौन कमा रहा है भाई। तो हाँ, ये उस टाइम भाई कौन से पेन लेके स्कूल जाता था आदमी, उसमें भी बात होती थी ना कि पायलट पेन चलाता। पेन का तो पूछना मेरे भाई यार, मेरे 3rd क्लास में हमें बोला गया कि अब से पेन यूज कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, 2nd क्लास तक पेंसिलें चल रही हैं, ठीक है। और ऐसी आजादी होती है पेन यूज करने की, जब पहली बार पता लगता है पेन यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है सेक्स करना अलाउड कर दिया आदमी को। कमाल कर दिया, बड़े हो गए भाई, पेन, है ना। और मैं एक रात पहले अपने दोस्त के यहाँ बैठा हूँ और उसके पापा लेके आए 2 बढ़िया एड जेल के पेन लेके आए। मैं भी घर जाके चेक करूंगा, मेरे पापा को लेके आए होंगे। मेरे पापा भूल गए, पेन लाना भूल गए, पर फॉर्चुनेटली मम्मी मेरे स्कूल में टीचर थी, तो मम्मी ने सुबह कहीं से पेन अरेंज किया। एक तो ये जो आइडियोलॉजी ड्रिवन मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हाँ, इनका ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रोक के चलना चाहिए। मुझे फाउंटेन पेन दे दिया कि इंक पेन से ना बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी आती है, हाँ, ये लॉजिक से दे दिया। हाँ, आप सोचो कि बच्चे के हाथ में पेन पहली बार आया है, हाँ, लौंडे को ये नहीं पता कैप ऐसे खुलना है, घुमा के खुलना है, हाँ, तो लौंडे ने इंक वाला घुमा दिया, हाँ, और उसकी ड्रेस पे इंक ही इंक है, पहले 3rd क्लास के पहले दिन के पहले पीरियड पे। डैम भाई, और एम्बैरेसिंग अलग है, एम्बैरेसिंग अलग है, और कि ये तो गीता दुआ का लड़का है, हाँ, स्कूल में मम्मी टीचर है तो और लगेगी कि ये चल रहा है, हाँ। उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कौन सा ला के दिया था, उन्होंने पायलट पेन ला के दिया, एक व्हाइट कलर का पायलट पेन होता था, पीछे ब्लू होता था, V3 है ना, लौंडे उसकी इंक खा रहे हैं वहां छेद से निकाल के। यस, बढ़िया भाई, बढ़िया टाइम। जब पहली बार व्हाइटनर मिले थे ना भाई, मैं कल ही बता रहा था, कल जो शूट करने आए थे भाई, मेरे को याद है मैं ना एक लड़के को देखता था, 11th क्लास की बात है, कि ये कर क्या रहा है स्कूल में, ये ऐसे बैठा हुआ है, पूरे टाइम ऐसे बैठा हुआ है, मतलब 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, वो ऐसे बैठा हुआ है, और कोई टीचर बोले क्या है मैम, हेड डाउन करके बैठा है, तबीयत ठीक नहीं है। भाई वो व्हाइटनर सूंघा करता था यार स्कूल में भाई, और मतलब अच्छा, या तो ऐसा 4 आदमी कर रहे हो, या तो समा बनाओ कि भैया व्हाइटनर सूंघेंगे आज स्कूल आके, ना तू अकेला है, हाँ, और तू महीने दर व्हाइटनर सूंघ रहा है। मतलब लड़के कितने खुराफाती होते हैं भाई इस मामले में, भाई मेरे को तो पता भी नहीं था नशा हो जाता है व्हाइटनर। सेम ब्रो, सेम मुझे आइडिया। और मैंने अब क्योंकि मैं आजकल मैं शो भी लिख रहा हूँ ऐसा था एक, तो मैंने रियलाइज करा कि मैं थोड़ा बहुत भी नहीं, मैं काफी डम्ब हूँ। मैं उच्च कोटि, डम्बेस्ट मैक्सिमस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ। मेरे हॉस्टल में चल रहे हैं नशे, हाँ, नेक्स्ट कॉरिडोर में, हाँ, मुझे पता ही नहीं है।
मैं उनसे ऐसे ही मिल रहा हूँ जैसे उनकी भी असाइनमेंट कंप्लीट ही होगी भाई। और 4 साल बाद, अच्छा फिर मैं जब MBA करने पहुंचा तब मुझे बताया गया कि अच्छा ये गांजा होता है, ये होता है, वो होता है, तो इससे स्टोन हो जाते हैं, दारू पी के आप टल्ली हो जाते हो, इससे आप स्टोन हो जाते हो, ठीक है। तो मैं कहा ये शब्द तो मैंने इंजीनियरिंग में भी लोगों से सुने थे पर मुझे तब ऐसा लगा कि पथराव की बात कर रहे हैं भाई। मैं बहुत डम रहा हूँ। तो मेरे आसपास भी आई एम प्रीटी श्योर लोग वाइडनर सूंघते होंगे, पर मेरी माँ को जस्ट बिकॉज वो स्कूल में टीचर थी और वो 11th 12th को केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो उनको पता था कि बच्चे क्या कुछ कर लेने के सक्षम हैं। तो शी काइंड ऑफ मेड श्योर कि ये हमारा लड़का ऐसे में ना, जैसे मुझे पता है कि मुझे वाइटनर वो कोरेक्स वाला फ्लूइड वगैरह वो लेके ही नहीं दिया गया। मम्मी कह रही तू काट ले और उसके आगे लिख ले, तेरे वाइटनर नहीं मिलेगा। नाउ लेटर ऑन वी रियलाइज्ड व्हाई। Oh, it makes sense now. Yeah. I can see that. मेरे ना एक किसी त्योहार पे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, ठीक है। तो वो मेरे पेरेंट्स से छोटे हैं, मतलब वो और 10-15 साल छोटे होंगे, तो उनका बच्चा भी मेरे से 10-15 साल रफली छोटा है, ठीक है। तो मैं हो गया था भाई 20-22, 23-24 साल का, या थोड़ा और 25-26 का भी होगा। और वो अभी स्कूल खत्म हो रहा था, कॉलेज में घुसने वाला था। तो उसकी मम्मी ना बैठ के ऐसे कह रही है मेरी मम्मी से कि मेरे को तो बड़ी टेंशन होती है इसकी, मैं नहीं चाहती कि ये किसी और स्टेट में जाके कॉलेज वगैरह करे, मैं चाहती हूँ कि ये दिल्ली या फरीदाबाद में ही कॉलेज करे, क्योंकि ना मतलब वो कहीं बाहर जाएगा फिर नशे वशे करेगा। मैंने बोला आंटी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, ये जो गाड़ियाँ धीमी धीमी चल रही है 5 बजे के बाद सड़कों पे, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको लग रहा है फरीदाबाद में या दिल्ली में कोई नशे छोड़ रहा है। नशे पकड़ने के लिए तो काम कर रहे हैं। सही बात। फैक्ट्री गया क्यों वो, ताकि रात को नशे कर सके। सुबह उठ के कहता है रात को 2 पैक लगाऊंगा तब आराम आएगा। ये जीवन है भाई लोगों का यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। आप क्या बातें कर रहे हो। बोला आप बहकाव में हो, आप कहीं खो गए हो। लड़का अगर आने बहाने से आपका कश्मीरी गेट मोरी गेट जा रहा है तो आप दिल्ली में रह के भी बचा नहीं पा रहे। आपको क्यों लगता है आपका लड़का सुभाष नगर जाने की कोशिश करता है? क्यों करता है? वहां पे क्या मिल रहा है? सुभाष नगर में सिर्फ अच्छे मोमोज नहीं मिल रहे हैं। आप क्या लगता है डोलमा आंटी के मोमोज के अलावा मजनू के टीले पे और क्या मिल रहा है? हाँ भाई सही में मेरे को लगता है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे भाई, हमें तो पता है हमारे बच्चे कैसे नशे करेंगे भाई। हाँ सही बात है। हमारे बच्चे तब तो कुछ और नया सोच लेंगे। जैसे मुझे पता है कि मुझे कल को मेरा बेटा अगर रात में घर आता है तो मुझे उसको सिगरेट की स्मेल के लिए सूंघना ही नहीं है। अगर उसमें मिंट का भभका आ रहा है तो मुझे पता है कि आ तेरे छेदू में तेरे पकड़े। तेरे से चुटकी की खुशबू क्यों आ रही है? चुटकियां हैं हाथ पे रगड़ रहे लड़की चुटकियां ताकि स्मेल ना आए पापा को। और अच्छा क्योंकि मैंने ना, और आजकल आपने देखा होगा कि वो अमेज़न पे ना छोटे छोटे वो आ गए हैं कि बड़ी बॉटल में से छोटी बॉटल में परफ्यूम शिफ्ट कर लो और अपनी जेब में रख लो, छोटा सा इतना। अच्छा अगर मेरे लड़के में रात को 2 बजे भी उतना ही परफ्यूम महक रहा है जितना उतना महक रहा था जब वो गया था, तो मुझे पता है कि ये अभी बाहर गेट पे लगा है परफ्यूम। तो बच्चों को थोड़ा कुछ और इंजीनियस वेज सोचने पड़ेंगे भाई, सोचने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे टाइम में भी स्कूल में से वेप का कोई मतलब एक लड़का था जो ऐसे मार लेता था अपना ये जो मारता था, पर वेपिंग सिगरेट ये सब नहीं होती थी। नहीं था भाई। स्कूल के बाद जब फेयरवेल आती है, मेरे को याद है तब ऐसा होता है कि अब लड़के खुलेंगे, अब पहली बार दारू पियेंगे स्कूल वाले सब मिलके। पर अब तो भाई वेपिंग ही बहुत हो जाती है स्कूलों में। भाई स्कूलों में वेपिंग चल रही है भाई। हैरान हूं मैं इस बात पे। मुझे जनरली स्कूल खत्म हुए तक मुझे मोबाइल फोन नहीं मिला था और यहाँ पे सब ये वेप चल रहा है। मतलब स्कूल में अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा उसको उसने फोन दे रखा है, एंड आई एम श्योर आई डू अंडरस्टैंड व्हाई पेरेंट्स गिव फोन। सेफ्टी इज अ कंसर्न। सेफ्टी इज अ कंसर्न। आई विल गिव यू दैट। तो वो अपना अंदर अगर पॉकेट में फोन लेके चल रहा है तो सारा स्कूल क्लास पागल हो गई कि अरे इंदर के पास फोन है। हाँ, आज ये न्यूज़ है कि ये लड़का फोन लाया स्कूल। हाँ, बोरिंग पीरियड में स्नेक खेलेंगे भाई, मजा। और वो ऐसी एक फोटो ले लेगा बड़ी पिक्सेलेटेड सी होगी, एक कॉरिडोर में छुप के खड़े होके, कभी तो वो फोटो सर्वाइव करेगी 15 साल। करेक्ट। तो बट ठीक है, इनको थोड़ा कुछ इंजीनियस फिगर आउट करना। लाइक आई रिमेंबर 10th क्लास ना 11th क्लास में एक बार ट्यूशन के बाद किसी एक बच्चे का बर्थडे था, तो लुधियाना में एक नया पब खुला था जेफरीज करके। तो वहाँ मुझे ले गए और लौंडे बहुत एक्साइटेड हैं। देयर इज द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट पैल्पिटेबल लोगों के बीच कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितना एक्साइटेड। सो क्योंकि मेन्यू मैंने देखा, मेन्यू में कहीं कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा हुआ था कुछ। हाउएवर कॉकटेल्स वाले सेक्शन में ऐसा नाम लिखा हुआ स्क्रू ड्राइवर, सेक्स ऑन द बीच है ना। लड़कों के दिमाग फट जाएंगे। और मैं नीचे इंग्रेडिएंट्स पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं डम तो थे ही, पता नहीं क्या करना है। मैं कहा स्क्रू ड्राइवर पे लोग कितने, और टेबल पे 7-8 स्क्रू ड्राइवर आ रहे हैं। तो मुझे कह रहे हैं तू भी पी। मैंने स्क्रू ड्राइवर पिया, मीठी मीठी सी लगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास सी लगी। 16-18 मिनट बाद टर्न करके बजा कुछ की सब हिल सा रहा है ज्यादा, उससे ज्यादा हिल रहा जितना हिलना चाहिए। तो फिर मैं मम्मी को फोन करा, मेरे पास काइनेटिक होती थी उस टाइम।
मैं कनेटिक पे गया था जोफरीज, ठीक है, लुधियाना का पहला बार है कनेटिक, और कनेटिक का ना मेरा सेल्फ भी खराब था, किक मारनी पड़ती थी, किक मारना सो सेक्सी राहुल भाई। और आप कनेटिक को, हाँ ये जॉफरीज नहीं, ये फरीदाबाद वाला है यार। अच्छा नहीं, एक्चुअली पार्क प्लाजा में जॉफरीज चलता होगा। जोफरीज लुधियाना वो रहा, इस पे सिर्फ हैप्पी आवर लिखा है। फोन नंबर छाप दे, कल को लड़के चले जाएंगे। अंसल प्लाजा में, फरीदाबाद में भी है कि पार्क प्लाजा में ये जॉफरीज है ना। तो मैं लगाऊं नशे की हालत में किक्के मारने, तैर, और काइनेटिक को ना आप टेढ़ा करो स्टार्ट करने, वेस्पा नहीं है ना, हाँ। तो टेढ़ा वेढ़ा करके कोई फर्क पड़ता नहीं था उसमें। मैं नशे में बेसमेंट में लगाऊं टक टक करने, टक टक। तो फिर मैंने किसी उसको फ़ोन करा, अपने सीनियर को, जो मतलब गली में आसपास रहते थे, वो IIT में पढ़ते थे। मैं कहा पाजी ऐसा हो गया कि थोड़ा घर जाना है क्या? कह रहे कुछ खा ले, है ना, कुछ खा ले। आप सोचो मैं क्या खाया होगा भाई, नमकीन वगैरह, केला। कईयों की कहानी है भाई ये, दारू पी के केला खा लिया, पता नहीं चला। स्क्रूड है। कह रहा कुछ खा ले। अब वहां मॉल से बाहर निकल चुका हूँ, फल वाला दिखा। मैं कहा 2 केले दे फटाफट। मैं केले खा के घर गया, और ऑब्वियसली मम्मी को, अब मम्मी बताती हैं कि हमें पता लग गया था, जिस तरीके से आप साइन वेव बनते हुए आए थे आप, हमें लग गया था आइडिया। फिर केले वाली उल्टी करी हमने घर जाके, बड़ा अच्छा। भाई आपको सबसे पहले कब पता चला था कि सेक्स क्या होता है और कैसे करते हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना, मैं इस मामले में बहुत भोला था, ठीक है। मेरे को मतलब मैं स्कूल लेवल तक मैं बिल्कुल भी नशे, सेक्स, ये सब मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे घर वालों ने मेरे को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा और पढ़ाई की तरफ एकत्रित रखा कि भाई तेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक बार 9th क्लास की बात होगी या 10th क्लास की बात होगी, या जो सर्दी होती है ना ईयर्स के बीच में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वाले टाइम में, मैं एक थिएटर करता रहा स्कूल में। एक दिन रिहर्सल से पहले सुबह 7 बजे उसने मेरे को एक मास्टरबेशन जोक सुनाया। मैंने बोला इसमें फनी क्या है? कह रहा तेरे को मास्टरबेशन पता है क्या होता है? नहीं। वो बहुत जोर से हंसा भाई, कह रहा तेरे को पता ही नहीं मास्टरबेशन क्या होता है? कहता घर जाइयो। और कौन सी क्लास की बात है? 9th की बात है। ठीक है जी भाई। कह रहा आप तू घर जाइयो, अपना पकड़ियो और हिला के देखियो क्या होता है। मैंने कहा तू क्या बातें कर रहा है, ये सब ये मेरे से मत बोल, मेरे पापा मम्मी ये सब सही नहीं समझते, ठीक है। ये बातें मेरे से डिस्कस मत कर। कह रहा भाई सुन मेरी बात, ट्रस्ट मी, तू मेरा दोस्त है, घर जाइयो, अपना एक्सपेरिमेंट एंड प्ले विद योरसेल्फ। उसने मेरे को कुछ ऐसा बोला था, शावर के नीचे खड़ा हो जाइयो टाइप्स, ऐसे करके कुछ। वहां मेरे को पता लगा कि एक कुछ सेक्सुअल प्लेजर नाम की भी चीज होती है। ये किस्सा मैंने एक अपने दोस्त को और को भी सुनाया था। वो 21-22 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, एक और दोस्त को मैं बताया भाई मेरे को सेक्स के बारे में पहली बार ऐसे पता लगा, मास्टरबेशन के बारे में। तो उसने मेरे से एक बात पूछी, कहता है एक बात पूछूं? मैं बोला पूछ। कहता भाई जब तू मास्टरबेट करता है तेरे कुछ वाइट निकलता है? मैंने कहा हाँ भाई वही तो पॉइंट होता है। कहता फक मेरे को लगा मेरी सुपर पावर है ये। भाई एक 22 साल के लड़के को ही लगता था उसकी सुपर पावर है ये। मैंने कहा कुछ नहीं पता होता भाई हमें सेक्स के बारे में, बट मेरे को ऐसे पता लगा था भाई सेक्स क्या होता है पहली बार। वेरी रिलेटेबल स्टोरी, बिकॉज आई वॉज इन 8th एंड वेरी डम इन दिस लिहाज ऑल्सो। और मतलब मैं मेरे जो दोस्त, मेरा ग्रुप भी था स्कूल वाला, उनको भी पता था कि ये शरीफ है, इसकी मम्मी स्कूल में टीचर है, नहीं ज़्यादा पंगे लेने, है ना, फालतू का। तो मैं कुछ 5-10 दिन के लिए बीमार पड़ा, कुछ तो मेरे हुआ था। तो मैं बीमारी के बाद जब मैं स्कूल वापस रिज्यूम करा, मैंने लोगों से नोट्स मांगे कि कॉपी दे दो, कंप्लीट करना है ऐसा वो सब। तो मैं लगा हुआ काम वाम करने, और यहाँ पे ना मुझे 2-3 लड़कों की हंसने की आवाज़ आ रही है। मैं क्या बात है? यार कुछ नहीं, तो काम करना। उनको पता है कुछ नहीं, काम कर। मैं क्या बात हुई? कह रहे किसी और के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बेसिकली दे कॉट समबडी इन द एक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। अच्छा स्कूल में तो ऐसा वो, तो आप समझो कि 8th B के कोई लड़का पकड़ा गया है, तो 8th 9th 10th हर एक को पता है कि नॉट जस्ट सेक्शन डिस्ट्रिक्ट, वो सबको पता है कि ये तो मुठल पकड़ा गया जी एक। हाँ जी, स्कूल आके मार रहा है। तो मैं इंडोर्स करता हूँ, मुठल बात है, बहुत तेज, ठीक है जी। तो उनको लग गया पता। आपके स्कूल में कॉन्सेप्ट होता ना गेट पास वाला, कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बंदा क्लास से 2 या 3 ही लोग जा सकते हैं। तो गेट पास का भी टाइम रहता है ना कि 5 मिनट टाइप ही कर सकते। तो लगा उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर रखी। किसी और ने पूछ लिया मैम ये गो टू टॉयलेट, उससे पहले जाना मुझे वापस। भाई हगना अपने आप में स्कूल में इतनी बड़ी बात होती है कि आदमी हगता नहीं है स्कूल में, पर ये सब तो हाँ फिर तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहा रहा है ये जो भी है संधि विच्छेद, तुम मुझे बता कि क्या। और क्या भाई, नहीं करम को करता नहीं, करम को करम से
है, क्या मैटर है, तुम क्यों इतना खुश हो? हैं? तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मैं 10 दिन बाद आया हूँ। तो उसमें से फिर एक लड़के ने हिम्मत करके ना ऐसा मुझे बताया, वही जो आपको किया, ऐसा तो जाके अपना ऐसा हिलाना और ये सब करना। मेरा भी प्रीटी मच सिमिलर रिएक्शन था कि नहीं ये सब मैं ऐसे कैसे करूँगा, मम्मी देख लेंगे। अपमानजनक बातें हैं। हाँ कि मम्मी देख लेंगे, तो क्या कह रहा, मम्मी को नहीं दिखाना है। यही तो पॉइंट है। हाँ, अलग से जाके करना जहाँ पे आप करना। ब्रदर फिर जब करा तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। या मतलब एकदम ऐसा पागल, मैंने तो एग्जाम खराब कर लिया अपने इस चक्कर में कि चलो बहुत पढ़ लिया, एक चैप्टर खत्म, चलो अच्छा ये मेरा रिवॉर्ड है, एक चैप्टर पढ़ने का। जो पहली गर्मी की छुट्टी होती है ना, ये सब सीख लेने के बाद एटलीस्ट। गर्मी की छुट्टी, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मेरे पिताजी को 9th क्लास में जब मैं था हार्ट अटैक आया था। तो वो लुधियाना से दिल्ली आ गए, यहाँ एस्कॉट्स हॉस्पिटल हुआ करता था जो अब मैदानता सारी टीम चली गई है। एस्कॉट्स हॉस्पिटल में मेरा बाप एडमिटेड है, बाईपास सर्जरी हो रही है। लड़का क्या कर रहा है घर पे, कंप्यूटर खोल के लिंडसे लोहान हॉट फोटोज, फलाना ढिमकाना हॉट फोटोज। अच्छा, और लौंडा बेवकूफ़ तो है ही, हिस्ट्री डिलीट नहीं करी। तो जब पिताजी वापस आए, उन्होंने कहीं एस लिखा होगा गूगल पे और नीचे आ गया सेक्सी वो कर, इधर आओ, मैं नया हार्ट लगा के लाया हूँ अभी। तुम ये क्या कर रहे हैं तुम? तो ऐसे मैं पकड़ा भी गया था भाई। एक पिताजी, मैंने गर्मी छुट्टी की भी वेट नहीं करी थी, पिताजी वहाँ पढ़े हैं अस्पताल में। हमने कहा यहाँ भाई लेकिन मैं पहली बात तो क्या P2P एजुकेशन मॉडल है, पीयर टू पीयर एजुकेशन अगर है तो ये है। सेक्स की एजुकेशन आपको अपने सहपाठियों से मिल रही है। और मेरे को सच में, मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ, एक तो होती है भाई बड़ी ऊबर सीरियस सेक्स कॉन्वर्सेशन, करेक्ट। एक होती है आप बड़ी फ्रैंकली सेक्स की बात कर सको, एक इंसान को फील करा सको नॉर्मल है। क्योंकि लड़के ना अपने आपस में ना चूहे और चूहों वाली एक्साइटमेंट लेके सेक्स के बारे में ये रहता है लड़कों का। और उसमें उस केस में जो अर्ली मिस्टेक्स होती हैं सेक्स के साथ, और कभी कभी लॉन्ग टर्म एक एडिक्शन सा कुछ लड़के नहीं निकल पाते। और जो बायस बन जाता है आपका सेक्स के प्रति की, ये शर्म आ जाती है इसके, या तो शर्म आ जाती है, या आपको लगता है कि ये बहुत सही है, या आपको लगता है कि जो जैसा पॉर्न में दिखाया जा रहा है वैसा इज द रियलिटी। सेक्स इज डिस्टॉर्टेड पार्टली बिकॉज हम लोग ओपनली उस बारे में बात नहीं कर सकते। और मतलब अभी हमने मजाक में वो पॉइंट टच कर दिया हमारे बचपन का जहां पे ये शुरुआत हुई थी। बहुत चीजें हैं आपके करियर में और हमारे करियर में कि हम इतने लोगों से मिल लेते हैं, इतनी दुनिया देख लेते हैं कि फिर एक नॉर्मलाइजेशन आ जाती है। भाई कितनों के में नहीं आती यार। Sure. And there is so much distortion around sex, even in the criminal sense of the word. Sure. Partly because of this. India ready ही नहीं है एक honest sex conversation के लिए। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये एक बहुत बड़ा एल है जो हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम तक फिर दिखता रहता है भाई। किसी को नहीं पता ना बेडरूम्स में क्या हो रहा है। एक बार मैंने किसी कॉलेज में बोल दिया था ना, तू था मेरे साथ पुणे में मेरे से कोई बात करता है, एक लड़का कहता है कि सर हमें ना ये स्कूल कॉलेज के टीचर्स लड़के लड़कियों को बात नहीं करने देते। मैंने बोला हाँ, फिर ये बड़े हो जाते हैं, कॉलेज के टीचर्स बन जाते हैं और फिर अपनी बीवी से बात नहीं करते, उन पे हाथ छोड़ देते हैं, बीवियां मर्दों को परेशान रखती है। ये वजह है, यहाँ से शुरुआत होती है। आई टोटली एग्री। आप तो ये बोल रहे हो कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर एन ऑनेस्ट सेक्स कॉन्वर्सेशन। आई थिंक एज अ सोसाइटी वी आर नॉट रेडी फॉर एन ऑनेस्ट इमोशनल कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। व्हाट डू यू मीन? आई टेल यू, जैसे आई नो एंड फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज दैट पर्सन who was not comfortable expressing love or being cuddly with my wife when other people are around. But जैसे बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ, then you become all this you open up, you है ना। हाँ, क्या शर्म है? आप एक ह्यूमन बीइंग से प्यार करते हो, आप ड्राइंग रूम में अगर आपकी मम्मी बैठी है, आपने बगल में उसको पुच्ची दे दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम, आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर हर, बट इट इज दैट somewhere down the line I haven't seen that happen, right? So मुझे लगता है कि शायद this is not acceptable. पर जब जैसे बेडरूम का दरवाजा बंद तो कटली भी कर रहे हैं, फिर तो वो बेबी टॉक भी चल रहा है, बेबी टॉक भी हो रहा है। हाँ, करेक्ट। मुझे शादी के 6-8 महीने तक बहुत शर्म आती थी, बिकॉज आई स्टे विद माई मॉम, माई नानी, एवरीबडी टुगेदर इन द फैमिली सेटअप। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी वाइफ को सबके सामने ऐसा बेबी बोलते हुए कि बेबी मेरी बात सुनना। अच्छा, वहां पे अंदर तो बेबी का बेब भी हो जा रहा है, सब हो रहा है, बेबी हो रहा है, फिर सब हो रहा है, सब हो जा रहा है ना बाहर। क्योंकि मैंने कभी ऐसा होता ही नहीं देखा। फादर्स एंड जनरली मेल्स, मतलब ऐसा एक्सप्रेस, मतलब मेरे में तो इमोशनल एक्सप्रेशन मेरी बीवी ने ही इजाद करा है। मैं अगर मुझे वो बहुत सुंदर लग भी रही है, मैं उसको बोलता ही नहीं था कि अरे भाई आज तो बाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अरे भाई आज तो स्वेटर बहुत बढ़िया पहना, बोलता ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करा मैंने ज़्यादा। फिर उसने बोला कि जब तक मुझे बताओगे नहीं, मुझे तो पता कैसे चलेगा कि तुम ये फील कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तुमने मुझे ग्रांटेड ही ले रखा है, यू नो। वंस उस स्टेज तक जाने ही क्यों देना? आप एक्सप्रेस कर दो। सो
सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने से पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है फ्रॉम अ मेल स्टैंड पॉइंट एसेंशियली. आई अंडरस्टैंड. इस पे मैंने काफ़ी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ मेरे विचार हैं. पहले मैं सोचता था हाँ यार क्या दिक्कत है, लाइक एज अ मेल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन क्या दिक्कत है. फिर आप जब किसी बहुत बुरे वक्त से निकलते हो ना, आपको रियलाइज होता है भाई उस वक्त में आप इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर सकते, आपके इमोशंस लास्ट हैं. आज की डेट में अगर आपको घर संभालना है ना और आपके घर में सब अफरा तफरी है, आप रो गए तो सब रो गए, ठीक है, तो आप वो नहीं होने दे सकते. तो आपको समझ में आता है काफी सिचुएशन में, जैसे इस ऑफिस में अगर कुछ खराब हो रहा है, मेरे चेहरे पे फिक्र लास्ट ही दिख सकती है. ये सब पहले फिक्र रख सकते हैं, क्योंकि मेरे चेहरे पे दिख गई तो ये सब फिक्र करने लगेंगे, ठीक है. ऑन सम लेवल अ मैन इज बाउंड बाय हिज ड्यूटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको अपना इमोशनल एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है. बिल्कुल सही बात है. बट जब टाइम खराब नहीं है तब वो स्विच ऑफ करना आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए. और वो ऑफ करना एक स्पिरिचुअल सेंस में बात करूं भाई, वो ना औरत का ही नेचर होता है मर्द में से निकालने का. आपकी वाइफ ने किया ना, इट इज नॉट जस्ट यू. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कमेंट्स में 50 आदमी बोलेंगे मेरी बहन ने, मेरी माँ ने या मेरी बीवी ने मेरे अंदर से ही निकाला है. क्योंकि मैं भी जब मैं अपनी करंट गर्लफ्रेंड से, जिससे अब होपफुली आई विल गेट मैरिड, द फर्स्ट टाइम आई मेट हर वेरी क्विकली इनटू इट बैड टाइम स्टार्टेड फॉर मी. पहले उसके साथ फिर मेरे साथ, तो हमने सिर्फ बुरा वक्त साथ में देखा. अब अच्छा वक्त आया है और उस पूरे बुरे वक्त में मैं उसको समझाता रहा कि यार मेरे को नहीं होगा इमोशन एक्सप्रेस. मैं अभी बहुत एक लॉक्ड इन जोन में हूँ, मेरे को कुछ सॉल्व करना है. मैं अभी अपने इमोशंस के लिए टाइम नहीं निकाल सकता. अब जब मैं ठीक हूँ ना, अब मैं सीख भी उसी से रहा हूँ कि दिल खोल के जीना कैसे है. मेरे को समझ में आता है अबे मजे भी तो करने हैं, ये भी तो पर्पस है. कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बियॉन्ड. और हम तो निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम नहीं झुक रहे, पर उसके 15 मिनट तो है ना, उसके बाद उसमें मजे करो यार, अपने दिल की सुनो. ये नहीं समझ आता मर्दों को भाई. एंड जो आपने फेज बताया कि चलो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या किसी भी कारणवश आप इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आई थिंक यू आर वेरी लकी इफ यू हैव दैट पर्सन कि जब वो फेज खत्म हो गया या आपने डिसाइड कर लिया कि आज से वो फेज खत्म है, यू हैव दैट पर्सन टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ द बॉटल्ड इमोशंस टू. अगर आपके पास वो बंदा है, आई थिंक यू आर वेरी लकी. यू विल सेल एनी शिप व्हाटसोएवर, यू विल डू एनी टास्क व्हाटसोएवर. एज अ मैन इट ब्रिंग्स यू टू योर फाइनेस्ट जब आप ये सारी चीजें अपनी औरत से शेयर कर सकते हो. एंड्रू टेट वाली बात होगी, और तो अपनी औरत से शेयर कर सकते हो एंड शी इज लाइक कोई दिक्कत नहीं है, तू जा लड़ने में देख रही हूं. ओ भाई मैं बर्बाद कर दूं पूरी दुनिया, जला दूं भाई मैं उस मोमेंट में. मतलब देयर इज समथिंग मैजिकल टू इट. या जैसे आप वो रिस्पांसिबिलिटी वाली बात कर रहे हो, अगर जैसे मान लो कि कुछ ऐसे जिम्मेवारियों का पहाड़ टूटा हुआ है, है ना, चाय लिया, अरे भाई मजा ही आ गया भाई. आज आधा कप चाय हो गई भाई. ओ हेलो हो गया भाई, लेट्स गो. आधा कप चाय भाई, मजा ही आ गया भाई. थैंक यू भाई, बंद कर देना. थैंक यू भाई. अंश गुड कॉल भाई. फ्रेम में देख लेना, ज्यादा ना है. इसको हटाओ भाई. ये क्या है, गंदी चीज. मैं यहाँ रख रहा हूँ से. हाँ कह रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर ज्यादा आ जाएगा. हाँ वही जो आपने बात बोली, आप जस्ट एडिंग ऑन टू इट कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी कारणवश आपको घर संभालना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत काम करना है, प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, यू हैव EMIs टू डू एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट जैज. राइट. एक कोई बंदा आपको बोले कि जा मैं संभाल रखा पीछे, चिंता ना कर तू जा काम करके आ, जब आएगा तो टेंशन फ्री आइयो. बिल्कुल. आई मीन दैट्स मैजिकल, एब्सोल्यूट ब्लेसिंग. एंड भाई हैविंग अ रिलेशनशिप लाइक दैट. पता है मैं कौस्तुभ वाले पॉडकास्ट के बाद मैंने एक मोनोलॉग डाला था. मैं अपने पॉडकास्ट के बाद में एक मोनोलॉग डालता हूँ, कुछ चीज़ मैंने सीखी है, कुछ मेरे दिमाग में आया है. करेक्ट. तो कौस्तुभ वाले में उसमें बात कर रहा था, और पता है मेरे को ना कितने लोगों ने आके कहाँ से उस मोनोलॉग की बात करी है. मैंने उसमें एक लाइन बोली थी, द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न डेटिंग इज कि मेजॉरिटी मर्द और मेजॉरिटी औरतें एक अच्छे मर्द या औरत से मिले ही नहीं है. मोस्ट पीपल हैव नेवर हैड अ गुड पार्टनर इवन. तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या उम्मीद करनी है. दे आर सेटल्ड फॉर टॉक्सिसिटी, दे आर सेटल्ड फॉर लड़ाई झगड़ा कर लो, अनपीसफुल एक रिलेशनशिप में जी लो. एंड दे आर ऑल्सो ओके विद द फैक्ट दैट कि चलो अगर अब नहीं जम रहा है तो आगे बढ़ो, बिकॉज उन्होंने ये होते हुए देख लिया है बहुत ज़्यादा. मैं ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से आ रही है, बिकॉज जैसा आपने बोला कि आप डेट करना शुरू करा और बोथ ऑफ यू स्टार्टेड, मतलब एक के बाद एक बैड टाइम्स यू सॉ, राइट. नाउ शादी के बाद ना देयर वाज दिस फेज 3-4 months का, व्हेन अब एक लड़की अपना सारा घर बार छोड़ के घर में आई है, एंड यूजुअली आजकल लड़कियां आर नॉट ओके स्टेइंग विद द गाइज फैमिली, राइट. बट मेरे फैमिली सिचुएशन ऐसे थे कि आई हैव टू हैव माई फैमिली विद मी. शी अंडरस्टूड दैट. वो आई एडजस्ट नहीं हो पा रही, बंच ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एंड लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है. अमित टंडन सर से मैंने बात करी थी. ये अमित टंडन कॉमेडियन, सेम इंडस्ट्री, हैप्पीली मैरिड, 2 kids एक्सेट्रा. मैं कहा सर क्या कर रहा है? तो कह रहे कि बेटा ऐसा है, ये जो पार्टिंग वेज इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू. और आजकल इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देख लिया अपने आसपास होता हुआ. इनको ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं आ रहा. ऑफ कोर्स देयर आर
दो आदमी हमेशा ही डिफरेंट होंगे, और अगर सेम हो गया तो आपको साथ में रहने मजा ही नहीं आएगा, और आपकी नहीं बनेगी बहुत सारी, बट देयर हैज टू बी द इंटेंट फ्रॉम बोथ साइड्स टू पुट इन दैट एफर्ट टू मेक इट वर्क, और वो एफर्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एक एफर्ट है। हाँ, तो वो चीज उन्होंने मुझे बताई कि बेटा पार्ट वेज तो तू ऐसे कर देगा, चलाना आना चाहिए, वो है मेन। मेरा एक दोस्त है भाई, ठीक है, गुड लुकिंग, रिच, सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर हिम, राइट? ऐसा नहीं है कि उसको अटेंशन नहीं मिलती लड़कियों से, उसको बहुत मिलती है, बहुत ऑप्शनैलिटी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइम पे लोगों के पास इधर बहुत ऑप्शनैलिटी है, बिल्कुल नहीं है, और अगर ऑप्शनैलिटी आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हो। तो अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, बट ही स्टिल काइंड ऑफ सर्फिंग, करना चाहता है शादी, पर कोई मिलती नहीं है, इस टाइप के उसमें, ठीक है। तो एक दिन रात को मेरे पास आया, कह रहा है, मतलब वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, तो कहता है यार मैं तेरे लिए बड़ा खुश हूँ, आई सी यू वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, यू नो, मेरे को भी कुछ ऐसा चाहिए, और बात आगे बढ़ती है। मैंने बोला तो फिर क्या कर रहा है तू ढूंढने के लिए? कह रहा है यार ढूंढ रहे हैं घर वाले, बट कोई पसंद नहीं आती। मैंने बोला एक काम करते हैं दोस्त, अपने फ़ोन के नोट्स खोल, एक लिस्ट बनाते हैं, 20-15 जितने भी तेरे को लगता है, 10-15 चीज़ें जो तेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, जो तेरे को चाहिए ही चाहिए एक पार्टनर में। मैंने 10 बोली, उसने कह रहा 15 कर दूँ, 15 करके 20 कर दूँ। मैंने बोला 20 कर दे। उसने 20 लिखी 15-20 मिनट लगा के। मैंने कहा अब इसमें से ना 5 को तू ग्रीन मार्क कर, 5 को तू येलो मार्क कर, और 10 को तू रेड मार्क कर। तो वो 10 को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। उसने ग्रीन, येलो, रेड मार्क करी। मैंने कहा रेड को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। अब उसके पास 10 आइटम बचे। मैंने बोला अब इसमें सिर्फ 3 अलाउड है रखने, बाकी 7 फेंक दे, क्योंकि तू अगर उम्मीद कर रहा है ना कि तेरे को 15 चीजें या 4 चीजें भी मिल जाएंगी एक इंसान में, जो तू सोच के बैठा है, ऐसा नहीं होने वाला। यू गेट 3 थिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स यू हैव टू मेक वर्क, एंड दैट इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट मैरिज पे, तो एक बड़े स्केल पे किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर आपको सक्सेसफुली हेल्दीली चलाना है ना। मेरे पास इतने यंग लड़कों के फोन आते हैं फॉर सम रीजन, मेरे दोस्तों के, ये कलेश हो रहा है रिलेशनशिप में, ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं सबसे कहता हूँ तुम्हारी रिलेशनशिप जिंदगी पीसफुल होनी चाहिए, तभी तुम कुछ बाहर कर पाओगे। एब्सोल्युटली। अब तुम्हारे सारे कलेश घर में हो गए तो बाहर नल्ले रह जाओगे भाई, दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग में सब कुछ वही चल रहा है, तो फिर आप काम पे कब ध्यान दोगे, क्या करोगे? अग्रीड। एंड फॉर समबडी लाइक, फॉर पीपल लाइक अस हु आर क्रिएटिव पीपल, हम ये तो खाली चाहिए ना, हमें बैंडविड्थ यही चाहिए। जाकिर भाई ने बोला था, कह रहे कि क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है मेजरली, कि जब तो हम काम कर रहे हैं तब तो लोगों को दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जब हम खाली बैठे हुए हैं तब हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, तब हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग चल रहा है कि अब क्या करना है, इसमें जोक को कैसे इंप्रूव करना है, अगली चीज क्या बात करनी है, उससे शो की क्या बात करनी है, कौन से OTT, 50 चीजें चल रही हैं उस टाइम दिमाग में। तो खाली रहना दिमाग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव प्रोसेस। और भाई हमारी छुट्टियां नहीं होती, जीरो हमारी छुट्टियां नहीं होती। मैं बीवी के साथ परसों ये बात कर रहा था, माय वाइफ इज आल्सो कंटेंट क्रिएटर, तो हम ये बात करते हैं कि हम आपस में थोड़ा कंटेंट बनाते हैं, ये सब वो सब। हम रात में 11:15 बजे बैठे हैं, और बैठते ही मैंने बोला, मैं क्या ये तो सोने का टाइम होता है, हम कहाँ काम करने बैठ गए। बट जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ अस आर फ्रीलांसर्स, देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। सुबह उठ रहे हैं तब इनवॉइस भेजने हैं, शाम को तब स्क्रिप्टें भेजनी है, डेडलाइन भेजनी है, रास्ते में शूट करना है, सारा दिन ही तो काम है। और अगर मैं छुट्टी लेके चला भी जाऊं, मैं गया था 1-1.5 महीने की छुट्टी लेके, 10 दिन और 2 डांट मेरे दोस्तों से मेरे को लगी ये समझने के लिए कि प्रखर मत कर काम, या 10 दिन तो मेरे को कम डाउन करने में लग गया, उतना छुट्टी खत्म हो जाती है भाई। वो तो मैं 1.5 महीना काट के गया था, वरना आदमी स्विच ऑफ ही नहीं हो पाता। हमारे केस में दिस इज ऑलवेज वर्किंग। और रिसेंटली थोड़ा ऐसे लगने लगा है कि अभी कम काम कर रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूं भाई, पर ये मेरे को पता है 2-3 महीने रहेगा, फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा भाई। पर मैं आई एम ऑल्सो सिक ऑफ, आई डोंट नो आपके अराउंड कितने हो रहे हैं ब्रो, मेरे आसपास तो शादी से पहले डिवोर्स हो रहे हैं। 3 महीने नहीं टिक रही, 4 महीने नहीं टिक रही, सिर्फ नशे में शादी करेंगे, हैशटैग बनवाएंगे कि नशे में साले शादी कर लेते हैं लोग, ये देखते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है भाई, कि लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना सोच नहीं रहे और लोग ना जैसे शादी कर लेंगे, इट्स अ वेरी कूल थिंग कि अपना ना रिजॉर्ट लेके अपना बढ़िया फोटो आएगा, बहुत बढ़िया, मैं चलूंगी, चल सजना पे मैं बाहर निकलूंगी, और सब है ना, सब कूल लगेंगे, और मैं घोड़े पे नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी में आऊंगा, है ना। उसके बाद ये तो हो गया सैटरडे संडे, मंडे क्या करेगा, राइट, सुबह भी तो उठना है, बगल में जब वो उठेगी और उसको पसंद नहीं आएगा कि ये सब क्या चल रहा है, वो 50 चीजों की टॉन्ट मारेगी, वो तू 50 चीजों की टॉन्ट मारेगा, व्हाट नेक्स्ट, हैव यू थॉट अबाउट इट? बच्चा करने के टाइम भी लोग कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, जब रातें जागनी पड़ती हैं और फिर इरिटेशन होती है, ये नहीं सोचा आपने, बच्चा तो आपकी गोदी में बहुत कूल लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, सब कुछ बहुत मजा आ रहा है, करना भी तो पड़ेगा ना, निभाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है भाई। आगे अच्छा, दैट किड और दैट मैरिज, एनीथिंग is your joint responsibility now. Where are you? आपको क्या लगा कि ये इंस्टाग्राम के लिए प्रोजेक्ट किया है क्या? राइट, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो क्या?
क्या भाई तुमने एक जिंदगी बना दी है कि नहीं, ठीक है, यू हैव डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड यू नो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला तुमने साइन अप करा है. It's more than just a party. Yeah. It's more than just an event. Of course. Yeah. You think it's a music festival where you are the leader, but it's really not that. Yeah. And anytime I see anyone getting married with a hashtag, I give them 10% extra chance कि नहीं टिकेगा. भाई मैं आपको बताना, मेरी पर्सनल नफरत है. अब की बार किसी और की हो गई. क्या कर रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो तुम्हें? सिर्फ उसके में ना इनिशियल से. और कौन लोग हैं जिनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, शादी आई है, ये अभिषेक और सोनाली की शादी है, सोच इसका हैशटैग क्या बनेगा, और वो पूरा दिन बैठता है. वो पता है रिलेट मार रहा होगा पॉडकास्ट देखते. मेरा काम भी क्रिएटिव है, मेरा काम नेवर स्टॉप्स. भाई मेरे को सच में समझ नहीं आता आपको. ये एक्चुअली इट्स अ सिम्पटम योर मैरिज इज एन इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट. श्योर. या नहीं मतलब सही है, बना लो. मैंने नहीं बनाया था हैशटैग, पर बना लो हैशटैग अपना आराम से, कोई दिक्कत मेरे को लगा डिफेंसिव हो रहे भाई. नहीं बना लो. बिल्कुल हमारा बना नहीं, क्योंकि मैं राहुल वो निधि हमारा कुछ बन ही नहीं रहा था. और उस टाइम ये कुछ बन सकता है, रानी वानी बन सकता है, पर किसी ने बहुत दिमाग लगाया नहीं उस टाइम. इतने क्रिएटिव लोग नहीं थे फील्ड में. और हमारा उस दिन मतलब ऐसे हमारे काम ही बहुत थे. NRI गेस्ट आ रहे हैं, उनको कराना होता. हमने हैशटैग का हमने पंगा डाला नहीं. बना लो, अच्छा है, पर आई थिंक यू शुड मोर रियल देन रील. राइट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, आई फील. Yeah, for sure bro. मेरे लिए ना, because this conversation is happening right now at home. मेरे लिए I think I'll be married in 12 months. Okay, भाई बताइए. Thank you भाई. जिस स्पीड से, मतलब मैं तो देखो काम करने में दिमाग लगाता हूँ. मैं कहता हूँ मेरे को इस चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, आप डिसाइड करके बता देना, जो बोलोगे मैं कर दूंगा. मैं नाच दूंगा जहाँ बोलोगे, जहाँ रुकने को बोलोगे रुक जाऊंगा. मेरा प्लीज डोंट अनॉय मी, राइट. अच्छा, बट मेरी जो गर्लफ्रेंड है विदेशी है, तो काफ़ी बार कम्युनिकेट करने के लिए बीच में मैं आना पड़ता है. हाँ, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, जो फ़ोन करते हैं तो उठाता है, गूगल ट्रांसलेट. हाँ, लाइक मैं ट्रांसलेट नहीं बात कर लेते हैं, बट तो भी. और भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये डिसीजन कैसे लेने भाई. शादीशुदी वाले बहुत ना, कहाँ करनी है, कितने लोग बुलाने, मेरे को क्या पता. मेरे को पता नहीं 500 लोग एक साथ दिखते कैसे हैं. मेरे को नहीं कॉन्सेप्ट है भाई. लास्ट टाइम रावण जलते देखा था, तब देखे थे 500 लोग एक साथ. मतलब मेरे को नहीं पता 500 लोग कैसे होते हैं भाई. तो हाँ भाई बराबर. वही है कि वो डिसाइड कर लो कि रिश्तेदार बुलाने के लिए बुलाने. देखो किस साइड के. अच्छा, माइक ऊपर करके बोलो किस साइड के. भाई ये भी एक फंडा होता ना, कि दोनों पेरेंट्स में एक साइड के रिश्तेदार बहुत ही खराब होते और दूसरे साइड वाले मुंह लगाने लायक नहीं होते. आपके पेरेंट्स में किस साइड है? वेल आपकी शादी की बात करते हैं. मेरे उसमें तो क्लियर है भाई. मेरे उसमें तो क्लियर है. बट मेरे साथ मतलब हाँ, मैं अपनी फैमिली में मम्मी की साइड से ज़्यादा कनेक्टेड था नहीं, तो मैं उन्हीं को बोलूँगा कि फिर वो ही है ऐसे, क्योंकि भाई जो है उनको तो अपना है जो अवेलेबल है लाइफ में. नहीं बट भाई ऐसा है कि अगर रिश्तेदार अवॉइड करने हैं तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करें और अपने दोस्तों का झुंड लेके आप पहुँचें कहीं उत्तराखंड या कहीं शिमला या कहीं मसूरी वगैरह. राइट. आई थिंक दैट्स द बेस्ट. एंड आई थिंक वी टुक एडवांटेज ऑफ इट ड्यूरिंग कोविड. क्योंकि कोविड में ज़्यादा गैदरिंग अलाउड भी नहीं थी. राइट. 100 लोगों की गैदरिंग अलाउड थी. 120 के आसपास हम बंदे ले गए थे, जिसमें से फैमिली वाले थे और फैमिली के बहुत ही इमीडिएट क्लोज कुछ थे. सो रिश्तेदारों में भी नहीं बोलूँगा, फैमिली के फ्रेंड्स थे. समझ गया मैं. बहुत क्लोज, डेली उठना बैठना वाले अंकल आंटियाँ 25-30 वो थे. 80-90 हमारे दोनों साइड के दोस्त थे. एंड वी हैड अ बॉलर. That's what I'm saying. My mission is to have fun at my wedding. Yeah. मैं अगर परफॉर्म ही करता रहूंगा, मैं अगर चाबुक पे नाचने वाला शेर हूं, तो फिर फायदा क्या है? आप कॉकटेल वहां करके आओ, शादी वहां करके आओ, यहाँ पे आओ, रिसेप्शन कर दो, बुला दो, गांव बुला दो. अब हो गया पावा. आप देख रहे हो, मेरे को पता है पॉडकास्ट अभी डन है, डील. आप समझ लो ये ऐसे ही होने वाला है. उस रिसेप्शन में प्लीज बी रेडी कि 3 घंटे मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे रहना पड़ेगा. और आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हम चले जाएंगे. हाँ, वो कर दूंगा मैं रिसेप्शन में. भाई बस यही है टेम्पलेट. चाय कैसी है भाई? बहुत बढ़िया. मैं सिर्फ यही कहने लगा था कि क्या मैं बॉर्डरलाइन बेशर्म लगूंगा आधा कप चाय और मंगा. भाई मंगाओ भाई. नहीं भाई, कितनी मंगाओ भाई. सर्दियों के मौसम में मैं इनको पता क्या कह रहा था, मैं कहता है पर्दे डालो, इसको थोड़ा इंटीमेट बनाओ, मतलब बात करने में ऐसा लगे लंबी बात चल रही है. और क्या भाई, कर दे चाय. मेरे पास तो है काफी अभी, बट भाई के लिए करना. हाँ, थोड़ी देर में मतलब ऐसा कर देना था हल्का. लेटेंट का कैसा रहा भाई आपका? कल परसों शूट करके आए हो? हाँ जी भाई. हाँ, मेरे को लेटेंट के बारे में बताओ, कैसा रहा? हाउ वाज योर शूट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लेटेंट कैसा रहा यार? मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूँ. मैं ना ऑफ लेट, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आ गई हैं सिर पे. मेरा बेबी हुआ है 6 महीने पहले. आधा कप चाय नाम है? नहीं, युवान रखा हमने नाम, शॉर्ट फॉर आधा कप चाय. पर हाँ, वो ये सब देखेगा और फिर आई थिंक वो क्रिंज करेगा कि ये बाप क्या करता रहता था यार. या तो ये बोलेगा मेरा बाप अल्टीमेट बच्चा है, ये वो ऐट भी सकता है भाई. करेक्ट.
तो ये हुआ प्लस अ बंच ऑफ वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम उठा लिया ज़्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई पिछले 2-3 महीने से आई एम नॉट इन द जोन एसेंशियली. मतलब मैं मैकेनिकल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन ज़्यादा हो गया रादर देन क्रिएटिव. तो व्हेन समय कॉल्स मी एंड कि भाई लेटेंट पे आना है ये सब वो सब, मेरे पे एकदम से बहुत प्रेशर आ गया. बिकॉज मैं ना ऑफ लेट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं इम्प्रोव थोड़ा सा ऑन द फीट थोड़ा कम फनी हो गया हूँ एज कम्पेयर टू ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ मसल, यू हैव टू वर्क इट ऑल द टाइम. इफ यू आर डूइंग शोज ऑल द टाइम यू विल बी देयर अगेन, लाइक इट्स लाइक दैट. एग्जैक्टली. सो आई वाज अवे फ्रॉम स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइट. Shark Tank happened 2 years consistently. तो फिर उस Shark Tank is a massive commitment. Like 3-4 महीने की commitment है. You're shooting, you're not on stage. You lose out on a significant amount of muscle memory, the comedic muscle memory. तो मेरे पे ना एकदम से बहुत प्रेशर आ गया कि यार मैं इम्प्रोव फनी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा. समय तो बहुत ऑन द गो, फटाफट ताड़. बट somehow the format of the show is such that वो इतना फन आ जाता है कि आप ऑटोमेटिकली ही फन, बिकॉज यू आर एन इनहेरेंटली फनी पर्सन नेचर वाइज. राइट. आप 4 दोस्तों में बैठ के बकरी तो आपको ऑटोमेटिक आ जाती है. यू डोंट रिहर्स एनीथिंग. राइट. बस वही वाला माहौल था. मैं था, भुवन भाई थे, एहसास थी और बल्लाज था. भाई पहले 10-1 मिनट लगे इंजन गर्म होने में, पर उसके बाद तो ताबड़तोड़. मैं देख रहा हूँ जो अगर समय ये सब बोल दे रहा है तो इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ. ये सोच के तो सारे कंटेंट क्रिएटर अब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में. कह रहे भाई अगर ये बोल सकता है हम इतना तो कर ही सकते हैं. तो इट वॉज वेरी फन. वी शॉट 2 shows एंड 2 shows का मिला के 1 घंटा बनता है. एंड आई थिंक it was very fun. मतलब अच्छा. And when you see that guy going all guns blazing, thud, you kind of put in that extra effort to at least be 70-80% of where he's at. Sure. अगर वो 10 जोक्स प्रति मिनट की रफ्तार से चल रहा है तो आप 6-7 जोक प्रति मिनट की रफ्तार से चलो, फॉलो कर सकते हो. राइट. एंड द गुड पार्ट अबाउट समय वाज बिकॉज उसने अभी इतने एपिसोड रिलीज कर लिए और इतने रिकॉर्ड कर लिए. आते ही जो 10 मिनट पहले उसने ब्रीफिंग करी, उसने बोला कि भाई गिव मी द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इन द सेंस यू कीप थ्रोइंग शिट एट वॉल, whatever sticks we'll keep it in the edit. 5 घंटे के शूट में से 1 घंटा अगर हमें बनाना है, राइट, गिव मी द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. लेट मी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स कि भाई ये भी अच्छा है, किसको हटाएं. राइट. तो कह रहे कि भाई कॉमेडियंस और बहुत सही लगी मेरे को बात. वी एस कॉमिक्स ना वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, कि हम जोक करेंगे नहीं चलेगा तो हमारी 7-8 साल की रेपुटेशन ही स्टेक पे आ जाएगी, नहीं आएगी. पीपल लव यू फॉर हु यू आर. पीपल ऐसा नहीं कि 1-2 जोक में आप खत्म हो जाओगे सारा. राइट. तो फिर वही प्रिंसिपल लगा के पहले 10 मिनट मैंने ऐसा अंदर की टट्टी निकाली सारी, और फ्लशिंग प्रोसेस ही होता है. यू आर राइट. शुरू में पहले 10 मिनट फ्लशिंग प्रोसेस ही होता है. सर ओपन माइक में हम यही करते हैं ना, एक प्रेमिस पे हम लिख के जाते हैं और फिर पहले 7-8 मिनट तो हम हक देते हैं, एंड के 2 मिनट में गोल्ड होता है और फिर वही 2 मिनट का गोल्ड एंड में रह जाता है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी. मेरे को कोई स्टैंड अप कॉमेडी में खास इंटरेस्ट नहीं था जब तक मैं कॉमेडियंस के साथ बैठ के बात नहीं करने लगा. और मेरे को समझ आया भाई कि जो प्रोसेस है ना ये इतना रॉ है कि आदमी लिटरली रोज जाके अपनी इज्जत मार्केट में बेच के आता है और 20% वापस बचा लाता है, और वो 20% बचा के एक बहुत बड़ा शो बनाता है, इसको स्पेशल कहता है. करेक्ट. ठीक है. और वो एक अपने आप में, बिकॉज लाइव एक्ट, इट्स लाइक आप सीख भी लाइव रहे हो, आप घर पे प्रिपेयर कर ही नहीं सकते. आई थिंक द ग्रेट थिंग अबाउट लेटेंट, एंड आई नो दिस फ्रॉम फ्रेंड्स हु वॉच इट. ठीक है. मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो पता क्या कहते हैं, उनको लगता है कि यार समय को बुला दे, समय के साथ बकचोदी करवा दे हमारी भी. उनको लगता है ये हमारा यार ही है, क्योंकि उसने वो यारों वाला सेटअप बना दिया. 4 बंदे बैठे हैं, यारी कर रहे हैं. ठीक है. और वो इतना रिलेटेबल है क्योंकि हम सब एक दूसरे की मारते रहते हैं भाई. मतलब लड़के तो कुछ छोड़ते ही नहीं है, उल्टी बात करनी है. वो उसने उसको टोकनाइज कर लिया है. आप अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम पे डीएम में रील्स भेजते हो? बिल्कुल भेजते हो. हाँ. क्यों भेजते हो? कि ये देख क्या चल रहा है. हाँ. राइट. अगर आप 4 लोग वहां बैठे हो और वो रील सामने चल जाए, आप उसकी इज्जत ना उतार दोगे रील की. सही बात है भाई. तो वैसे ही तो हो रहा है. और जो कंटेस्टेंट आते हैं ना वो है भी रील लायक. मतलब वो बिल्कुल ऐसे, पता नहीं वो चूज ऐसे करता है या बचते ऐसे हैं, मेरे को समझ नहीं आता. एक अच्छा आदमी क्यों नहीं आता? नहीं, आ जाते हैं ऐसे, टैलेंटेड भी आ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट द रीजन व्हाई पीपल आर वाचिंग दिस इज बिकॉज कि हम उस कभी कान मरोड़ के कुछ बात करेंगे. अगर कोई बहुत टैलेंटेड भी आ गया है बहुत ज्यादा, कि बहुत ही बढ़िया कुछ कमाल कर दिया है, उसमें भी कि इतना सा सवाल पूछ लो कि अच्छा ये सब तो बहुत अच्छा करा आपने, पर ये बताओ आपने क्यों किया. हाँ, या पैसे कैसे कमाते हो टाइप्स. हाँ, कि पैसे कब कमाओगे. मम्मी कुछ कहती नहीं आप जब ये करती हो, एक्सेट्रा. राइट. उसमें फन निकलता है. आप जब दोस्तों के साथ बैठोगे आप भी यही कर रहे हो. आपने रील इसीलिए भेजी ना कि ये देख क्या क्रिंज कंटेंट है. राइट. तो वही है फंडा. काफी इट इज वेरी फन. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर लैपिंग अप टू इट, बिकॉज इट्स अ वेरी स्नैकेबल कंटेंट. इट्स वेरी फन टू वॉच. इट्स वेरी स्नैकेबल. खाने की प्लेट लगाई है, साथ में आपने लेटेंट चलाया, आपको वहां भी मजा आ रहा है और दाल में भी नमक ठीक है, मजा ही मजा. एंड फॉर मी द मोस्ट
अनवॉचेबल पार्ट इज द परफॉर्मेंस. मतलब मैं परफॉर्मेंस तो स्किप कर देता हूँ. मैं तो कहता हूँ अब इसकी लो मेरे को ये दिखाओ. जब यहाँ से इन्होंने मुंह खोलना शुरू करा है ना, सबसे पहले जब वो समय कहा हाँ भाई करो भाई, जब वो ये बस अब मेरे को ये देखना है, और ये देखने के लिए मैं पूरा शो देख जाता हूँ. पता नहीं लगता 1 घंटा कहाँ जाता है भाई. अब तो VLC प्लेयर पे मुझे ये भी पता लग गया कि कितनी बार एरो दबाना तो पूरा परफॉर्मेंस निकल जाएगी. 8 बार ब्रदर, 8 बार. 1.5 मिनट चल भाई चल. भाई वो बहुत इट्स वेरी गुड. बट इफ आई वाज अ गेसिंग मैन आई वुड आल्सो से आपका वहां जाना यू विल नेचुरली बी फनी. आपका ना यू हैव अ वेरी आई वांट टू से दिल्ली पंजाबी फ्लेवर ऑफ डिलीवरिंग जस्ट रेगुलर सेंटेंसेस आल्सो, और वो ऑटोमेटिकली बहुत फनी है भाई. आप आधी पंजाबी में वैसे भी कोई बात बोलते हैं ना आदमी, वो बहुत फनी लगती है. देयर इज अ कॉन्वर्सेशनली यू प्रोबेबली माइट फाइंड that you are far funnier in conversation than even writing because that's natural to you. भाई मैं राइटिंग में करता ही नहीं हूँ. आप राइटिंग नहीं करते? यही तो प्रॉब्लम है. My manager keeps on telling me, brother, can you give me the script? I'm like, there's no script. फिर it's all here. You remember 1.5 hour show in your head? I am right now in the process of writing 3 shows, one of which is a purely Punjabi stand-up comedy show for 1 hour. Okay. सब यहाँ पे. कल रात. क्या बात कर रहे हो भाई? ब्रदर मैं कल रात को कुछ तो नोट्स होंगे. हाँ नोट्स ऐसे हैं जैसे मैंने ऐसा लिख दिया. I'll show it to you कि एक सेकेंड. हाँ जैसे पंजाबी स्टैंड अप में कि दिस इज समथिंग कॉल्ड पूंड ऑटो. लेट मी सी. पूंड ऑटो क्या होता है कि पंजाब साइड में ना एक लंबे ऑटो चलते हैं. एक नॉर्मल रिक्शा. क्या कर रहे हो आप? सुन के हंस क्या रहे हो? आपको पता नहीं है ढूंढना है. एक काम है एंजॉय करने आए यहाँ. टोटल एक काम है, ऐसे बैठा हुआ जैसे रेडियो जॉकी हो साला. तो मैंने वो लिख लिया कि पूंड ऑटो पे मैं कुछ बनाऊंगा. तो क्या है नॉर्मल ऑटो रिक्शा जो आप देखते हो वो इतने साइज का होता है. पंजाब में थोड़ा लंबा होता है और उसको लोकली पूंड बोलते हैं. ये लंबे. डैम भाई इसकी शक्ल भी पूंड जैसी है. ये पूंड ही है भाई, ये पूंड ऑटो ही है. हाँ. तो मैंने वो लिख लिया है कि मैं इस पे आधी जीप इसमें किडनैप हो गया, स्कूल जाओगे पता नहीं चल रहा. करेक्ट. हाँ करेक्ट. वाओ. ये हमारे पंजाब की फेक टैक्सी है. वेल वेंटिलेटेड फेक टैक्सी. तो ऐसे पॉइंटर मैं लिख लिए. ठीक है. जैसे मेरे एक दोस्त ने कुछ मेरे एक दोस्त का संजम नाम का मेरा दोस्त है. उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था बैक इन द डे कि बहुत दारू पिया करता था. अब नहीं पीता है ना. भाभी अब नहीं पीता है ना. तो हम उसके एक दोस्त को छोड़ने उसके घर गए तो उसके पिताजी बाहर आए और उसने संजम के हाथ जोड़े. मेरे बेटे को छोड़ दो. कह रहे जदों तोड़े नाल जांदा है ना रज्जिया ही आंदा है. तुसी प्लीज मेरे मुंडे नाल दोस्ती छड़ दियो. तो ये इतना फनी इंसिडेंट है कि मैंने लिख लिया है कि इस पे मैं कुछ डेवलप करूंगा, कुछ पे कुछ बड़ा बनाऊंगा. तो ऐसे पॉइंट्स में लिख लेता हूँ. पर सारे मेरे जोक ना एकदम यहाँ रहते हैं. मेरे को सब एकदम मैं लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि द मिनट आई स्टार्ट राइटिंग आई लूज द ओरिजिनलिटी ऑफ इट. कि मैं पंजाबी में सोचता हूँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ उसको मैं हिंदी या इंग्लिश में कर देता हूँ. तो फिर वो माहौल रह जाता है. बट यू आर एबल टू डू 3 shows इन योर हेड. भाई मेरे को तो सच में इस हिसाब से तो कुछ नहीं याद रहता. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आपका दिमाग अलग है. 3 show याद रखना दिमाग में भाई 1.5 घंटे. अच्छा नॉट ओनली इज द कंटेंट सो प्रेमिस पंच एक बात हो गई. हाँ जी भाई. बट ऑल्सो द डिलीवरी या मैं उसमें एनिमेट ऐसे करूंगा अपने आप को बिकॉज वो भी रिहर्स होता रहेगा. हाँ जी भाई. हाँ. तो वंस आई टेक दैट शो ऑन स्टेज एंड दैट शो इज से 70% रेडी, देन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग एवरी शो. आई हैव अ स्मॉल कैमरा. मैं अपना कैमरा के रिकॉर्ड करता हूँ. देन आई सी कि मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, लेग मूवमेंट्स कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं. फिर मैं एक्सप्रेशन पे बिल्ड करता हूँ वो वीडियोस देख के. अच्छा. बट मैं लिखता नहीं. पर वो एक बार वीडियो हो गया तो यू रफली हैव एवरीथिंग देयर. वीडियो देख के पता लग जाता कि अरे यार ये दिमाग में तो बहुत फनी था, ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा वीडियो पे. अच्छा या तो इसको इंप्रूव करो या हटाओ इसको. That's the process. And also, I don't know why we started talking about this. I don't remember either. But that's okay. That's okay. We'll move from here. Also, ये जो नए शो मैं बना रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारे शोज अभी स्टैंड अप के ऑडियंस में बैठ के देखने शुरू करें बाकी कॉमिक्स के, टू रियलाइज कि 1 घंटा ऑडियंस बैठ पा रही कि नहीं बैठ पा रही. थोड़ा सा मैं मतलब जस्ट ट्राइंग टू हाफ माई ओन हॉर्न हियर, बट मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली अब मैं अपनी आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ. तो मैं बहुत साइंटिफिकली इसको अप्रोच करता हूँ. तो आई हैव रियलाइज्ड कि एक ना पता नहीं किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने इंडिया में शुरू करा कि भाई ऑडियंस ना डार्क में रहनी चाहिए, हमें ऑडियंस को देखना नहीं है. तो वंस आई पुट ऑडियंस इन द डार्क इज व्हाट आई रियलाइज, इज माय ओपिनियन ओनली, वंस आई पुट द ऑडियंस इन द डार्क, ऑडियंस हैज सो मच इंसेंटिव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऑडियंस डार्क में है, उसको पता है कि कॉमेडियन मुझे देख नहीं पा रहा, मैं बात भी कर सकता हूँ, मैं शराब भी और मंगा सकता हूँ, मैं फ़ोन पे भी रह सकता हूँ, सो मेनी थिंग्स. सो मैंने अपने शो में लाइटें ऑन करा दी हैं. अब पिछले 5 शो में लाइटें ऑन करा दी हैं एंड दे नो दैट आई एम वॉचिंग.
तो फिर वो ऐसे बैठे रहते हैं कि अच्छा हाँ वेरी गुड है ना. तो ये मैं आइटरेटिव प्रोसेस करता रहता हूँ धीरे धीरे जस्ट टू मेक द शो बेटर. वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे वीडियो वाला वैसे ऑडियो वाला. हाँ. मैंने बहुत अच्छे शोज एंड मानिक हैज गॉट अ ब्रिलियंट 1 hour. प्लीज वॉच. अनिर्बान हैज गॉट अ ब्रिलियंट 1 hour. मैंने इन 7-8 कॉमेडियंस के शोज अभी पीछे बैठ के देखे हैं इन अ कॉमेडी क्लब, नॉट इवन ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम तो और ज्यादा दूर हो जाते हो स्टेज से, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है ना. कॉमेडी क्लब 200 सीटर. मैं ऑडियंस में, मैं डार्क में हूँ, कॉमेडियन मुझे देख नहीं पा रहा, मैं जो मर्जी करूँ. इट्स लाइक अ क्लास एट द एंड ऑफ इट. जब टीचर देख ही नहीं रही, आप जो मर्जी करो. ठीक बात. तो अब मैंने लाइटें ऑन करा दी हैं कि भैया अब मैं आपको देख रहा हूँ, सो यू बेटर behave. And if you have to walk out. If you're finding it boring, 40 minutes, 30 minutes, you please walk out. I don't mind. I will not say a word. But when you're in there, I want your rapt attention. I had no idea how rich the Indian comedy scene was again until I started, talking to a lot of you guys. And bro, मेरे को लगता है मानिक is उसका मतलब he is one of the best Indian comics for me. Absolutely. क्या दिमाग चलता है यार. मतलब मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है मैं उसका लास्ट वाला वो देख रहा था बफेलो वाला, आर यू अ बफेलो वाला वीडियो. ओ ब्रो, व्हाट सपने में ले गया भाई वो मेरे को, क्योंकि लाइनों का भी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंसेस कुछ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, बट ही विल बिल्ड इट. ही इज जस्ट सो स्मार्ट. आई डोंट इवन नो हाउ टू डिस्क्राइब हिज कॉमेडी. मेरी मम्मी ने उसकी कॉमेडी देखी और बोला कि ही इज अ ड्रीमी परफॉर्मर. तो वो बिग लाइनअप होता है एक. आई नो, मैं था इस बार बिग लाइनअप पे. आप थे? हाँ, मैं बिग लाइनअप पे था. आप भी थे? हाँ, ये दिल्ली में जो होता है, दिल्ली में जेएलएन में. हाँ, मैं था इस बार. हाँ, तो मम्मी भी आई हुई थी, नाना भी आए हुए थे, बिकॉज अभी उनको थोड़ा मैं दिल्ली एनसीआर के कल्चर से अवगत करा रहा हूँ कि देखो, नॉट यू कैन नॉट, मतलब सिर्फ मूवीज ही नहीं है जाने को, आप स्टैंड अप भी जा सकते हो, प्ले भी जा सकते हो, एक्सेट्रा. मम्मी बैठी हुई थी, आए परफॉर्मर्स आए, अपना उल्टी सीधी बात, जो भी कोई किसी ने गंदी बात करी, किसी ने अच्छी बात करी, जो भी बढ़िया. मानिक आया और मम्मी वाज लाइक कि मुझे इससे मिलना है. मम्मी का मैसेज आया कि मुझे मानिक से मिलना है. मैं अलग से लेके गया, मानिक से मिलवाया. फिर मानिक का पूरा 1 घंटे का शो दिखाया अपना लाफ स्टोर में. मानिक इज अ ग्रेट परफॉर्मर, फैंटास्टिक. मतलब मैं ये 16 मिनट का वीडियो है बफलो वाला. मैंने डाउनलोड करके देखा था प्लेन में. प्लेन लैंड कर चुका है और लोग उतरने शुरू हुए हैं. मेरा 6 मिनट का वीडियो बचा है. मैं कहा मैं देख के ही उतरूंगा. इट इज सच अ फैंटास्टिक वीडियो. आई कैन ओनली फील फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव कि भाई इसके दिमाग में आया भी कैसे. या लाइक समय गोटेड डिलीवरी, मैं बोलूंगा इवन जो स्पॉन्टेनिटी है, अनमैच्ड स्पॉन्टेनिटी. आई डोंट थिंक द इंडियन सीन हैड सीन स्पॉन्टेनिटी लाइक दिस until at least I had not. No, Harsh Gujral is also pretty spontaneous. Agreed. Yeah, but yeah, these guys are right up there. And then Manik is a different class in the sense of, and I'm pretty sure if you ask Samay or Harsh, they will say the same. Yeah, Manik का गेम ही कुछ और है. Yeah. वो you are very right. वो पता नहीं कैसे सोचता है. पता नहीं अजी. और पता है, I think that's why he does not do any media appearances. Yeah. Like I don't even want to try. मेरे को लगता है वो डांट और देगा मेरे को. वो रील नहीं बनाता भाई. हाँ, वो रील ही नहीं बनाता. बड़ा प्योरिस्ट है इस मामले में. Yeah. मतलब whatever works for him, but जो उसके फैंस हैं ना, वो फिर उसके हार्डकोर फैन. उस दिन मैंने शो में देखे हैं उसके हार्डकोर फैंस. लाइक दे नो हिज लाइंस बाय हार्ट. ऑल्सो बिकॉज वीडियोज ही 2 आई हैं उससे पहले, तो लाइन ज़्यादा याद रखना मुश्किल नहीं. परंतु बट दे आर वेरी हार्डकोर, दे आर वेरी लेजिट फैंस. एंड मानिक इज प्रॉपरली एन आर्टिस्ट, आई वुड लाइक टू से, right. in terms of stand up. And then have you seen Jai Singh's show? नहीं, आई हैवंट गॉटन अ चांस. स्टोरी टेलिंग ना. हाँ, नहीं, आई हैवंट गॉटन अ चांस. आप पता है मेरे को क्यों याद, आपने बोला 1 घंटा लोग फोन उठाते हैं कि नहीं. अगर आपको देखना है 3 घंटा जिसमें फोन नहीं उठाते. ओह वाओ, 3 घंटे. मेरे को विश्वास नहीं हुआ था. मैं अंदर बैठा जय के शो में, तो हमें पॉडकास्ट करना था, उसकी रिसर्च के लिए मैं गया था कि मैं देखता हूँ शो क्या है. और मैं अपने साथ 5, 7, 8, 10 लोग ले गया. टोटल शायद 10 लोग थे हम. ठीक है, तो 30 लोगों का हॉल होगा, छोटा सा, गुड़गांव में है एक मॉल के अंदर. क्या नाम है, लाफ्टर फैक्ट्री है, क्या नाम है उस जगह? कॉमेडी थिएटर शायद. वो बहुत छोटा सा, सेकंड फ्लोर पे. हाँ, मसाज पार्लर के बीच में. बिल्कुल. तो मतलब वाइब्स यही थी उस जगह की. ठीक है, तो हम 10 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और 20 लोग और बैठे हुए हैं. और मैंने इसको टेक्स्ट किया, मैंने बोला कितना लंबा शो है, ये देख चुका था. कहता भाई 3 घंटे का. मैंने बोला तेरा दिमाग खराब है, मेरे 10 आदमी ले आए हूँ यार. लाइक चल मैं बैठ लूंगा, मेरा काम है. इनको क्या बोलूंगा मैं, ये जब बीच, और ये 30 लोगों के बीच में से उठ के कैसे निकलेंगे, बहुत छोटा कमरा है. मैं तो बहुत डर गया. 3 घंटे में एक बार भी फोन नहीं उठाया मैंने. हिज शो इज सो कंपेलिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज नॉट प्योरली डिपेंडेंट ऑन laughter. It's dependent on like a lot of other emotions, a storytelling experience. People don't check their phones at all, which is fantastic, which is great. You are hooked. जब मैंने finally phone check किया 2 hours 45 minutes हो चुके थे. I was like, whoa bro, ये तो next level ही scene है. And he does a very good job. He can make you cry on command, which is a very rare skill. कि मतलब अब मैं नल ऑन कर रहा हूँ आपका, और रोज करता है वो. मैं तो सोचता हूँ आदमी की साइकोलॉजी को क्या हो जाता होगा. आप लोग तो हंसाते हो, वो तो रुलाता है साला. थोड़े टाइम बाद बोलता होगा यार आदमी को रुलाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. वैसे सही बात है. ये विश्वास उठ जाए आदमी का इमोशन से. उसके ये वेट ही कर रहे हैं कि कब कोई ऐसी बात कर दे कि हमारे अंदर का तूफान उठ के बाहर आ जाए. हाँ, और भाई सब लोग लेके घूम रहे. एनिमल देख के, एनिमल में फादर सन रिलेशनशिप को कितना छेड़ा था. सिर्फ टच करके निकला था.
सारे लौंडे अपने बाप के पास अपना दिल लेके जा रहे हैं, पापा सॉरी मेरे से गलती हो गई, पापा मेरी जान, राइट लाइक। तो हमारे यहाँ तो विच इज इट गोज बैक टू व्हाट वी वर सेइंग अर्लियर, मर्द अपने इमोशन इस लेवल पे बॉटल रखते हैं जो बुरे टाइम में रखने भी चाहिए, उस टाइम पे तुम्हारी जरूरत है, बी अ सुपर लाइक यू नो, बट अच्छे टाइम में खोलना आना चाहिए, वरना जीवन का मजा नहीं आता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका जो लेटेस्ट आपने स्पेशल डाला है ओ हेलो, हाँ जी, उसमें आपने शुरू में यू पुट अ डेडिकेशन फॉर योर फादर। या हाउ वाज योर रिलेशनशिप? आई नो ही इज नो मोर, राइट? जी। एंड हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद हिम व्हेन ही वाज एंड नाउ? हैज समथिंग चेंज्ड इन दिस मीनवाइल, उनके रहने से और उनके ना रहने में? हाँ यार, थोड़ा पर्सनल सवाल है, आई एम सॉरी फॉर आस्किंग। That's okay. I'm okay. Now I'm okay talking about my father. My father was always a good cop growing up. Like mummy used to मारो proper. Papa also used to मारो, but Papa used to मारो ऐसा, मम्मी तो ऐसा कि रोज का ही कि मूड खराब, क्या है, क्या कुछ मिसिंग है, लौंडा नहीं पीटा। मम्मी का तो ऐसा वाला था, ठीक है। पापा हमेशा वो थे द फन गाय, राइट। जब उनकी 9th क्लास में जब मैं था तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई, तो उसके बाद मैंने बहुत विजिबली नोटिस करा कि उनकी लाइफ से फन खत्म हो गया, बिकॉज समथिंग वेरी सीरियस हैज हैपेंड टू हिम। बट उसके बाद ही केम बैक इनटू हिज एलिमेंट। 18 साल के बाद तो ही वाज दिस वन गाय हु यूज्ड टू, लाइक हम हॉस्टल में थे, मेरा भाई हॉस्टल में था, he used to call, and I don't know how he used to do it. He used to call me up daily, my brother up daily, his brother, my chacha who is in Gurgaon, daily. रोज बात करते थे। मेरे पास अपनी माँ से आज घर में रहते हुए भी बात करने का टाइम नहीं है, हम इतने बिजी हो चुके हैं, राइट। He used to call us up daily. So after 18, so शुरुआत में he was the good cop, mom was the bad cop, so as parents. But after 18 he sort of became a friend. मतलब एक ऐसा सा रिश्ता हो गया था कि एंड ऑल्सो अ फ्रेंड जो कि हर महीने पैसे भी भेज रहा है ना, बट गुड फ्रेंड, बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड, है ना। फिर मतलब आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन, वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम। जब मेरी सिटी बैंक में जॉब भी लगी थी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसा फैंसी शाइनी फ्लोर ऑफिस था, मुंबई BKC, है ना। तो पिताजी ने बड़ा डंडोरा भी पीटा कि हमारा लड़का बैंकर लग गया जी, ये जी वो जी। फिर जब लड़के ने कॉमेडी के लिए 1.5 साल बाद नौकरी भी छोड़ी, तो पिताजी को ऑब्वियसली बुरा तो लगा ही होगा कि भाई पढ़ाया, MBA कराई, अच्छे कॉलेज से अच्छी नौकरी दिलवाई, ये क्या कर रहा है कॉमेडी। पर पिताजी ने कभी बोला नहीं, मतलब मम्मी ने भी नहीं बोला, पिताजी ने कभी बोला। इनफैक्ट देन व्हेन ही वाज सो क्यूट, जब उनको पता चला कि कॉमेडी कर रहा है, तो वो जोक्स वगैरह भी भेजने लगे व्हाट्सएप पे कि ये देखिए कितना फनी है, मुझे तो बहुत मजा आया, ऐसा सब कुछ बना तो, है ना, लाइक दैट। सो ही वाज अ फ्रेंड, लाइक अ प्रॉपर फ्रेंड। आई यूज्ड टू डू लाइक अ प्रिटी नॉन-वेज सेट इन वन ऑफ माई शो पहले। तो उन्होंने वो शो देखा और बहुत किल होता था वो शो, सब कुछ। तो पापा ने आके एक बात बोली कि यार सब कुछ ठीक सी, आ जड़ा एंड च कीता ना, ये थोड़ा नॉन वेज सी। दैट वाज द डे आई रियलाइज दैट आई एम नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग विच माई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सी। तो इसीलिए मेरा कॉन्टेंट क्लीन रहता है। मैं एज अ पर्सन मैं गाली वाली दे देता हूँ, बट स्टेज पे मैं नहीं देता हूँ गाली। आई एंड इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू नॉट। दिल्ली में बड़े हो गए आदमी तो मुंह पे जबान पे रहती है। हाँ। अच्छा जी। तो फिर कोविड जब हुआ तो मार्च के आसपास जब लॉकडाउन लगा, तो हम लोग मुंबई से आ गए वापस लुधियाना, और पिताजी के साथ फॉर्चुनेट इनफ बिफोर हिज डिमाइस वी वर एबल टू स्पेंड सम गुड 2.5 months इन दैट लॉकडाउन वेयर कुछ भी नहीं चल रहा था। तो घर पे खाना भी साथ बना रहे हैं, बैठ भी साथ रहे हैं, वेरी वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। फिर उसके बाद जब वो चले गए ना, एक दम से सारी जिम्मेवारियाँ ही आ गई मेरे पे। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा प्रोसेसर स्लो है, मुझे चीज़ हो जाने के बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ हो गई है, मेरी ज़िंदगी से बाप चला गया। और एकदम से छोटे भाई का भी ध्यान रखना, मम्मी का भी ध्यान रखना, अपनी भी शादी, एंड इट वॉज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज अप्रैल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पापा को मिलवाने वाला था, घर वालों को मिलवाने वाला था। आई हैड अ सीरी फोर्ट में शो, तो मैं कहा बहुत बड़ा शो है मेरा ज़िंदगी का, आप लोग आइए लुधियाना से देखिए और हम फिर मिलते हैं। कोविड हो गया, नहीं मिल पाए, उसके बाद चले गए बिना मिले। एंड आई गॉट मैरिड 6 months लेटर। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई गॉट मैरिड बिकॉज घर में माहौल ऐसा था कि मुझे था कि यार एक डिस्ट्रैक्शन फेंक देते हैं फटाफट। मतलब वो था कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट 3-4 महीने की, मतलब वेरी शैलो रीजन टू गेट मैरिड। मैरिड शादी तो करनी ही थी देख, बट वो ट्रिगर रिलीज करने के लिए एक छोटा रीजन चाहिए। हाँ, कि चलो भाई 3 महीने के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, 1 महीना पहले 1 महीना बाद अपना ऐसा निकल जाएगा। अब मतलब अभी आज की डेट में ऐसा है कि आई एम द
द बक स्टॉप्स विद मी एट होम. माई ब्रदर वो बाहर चला गया है MBA करने. घर में मम्मी है, मेरी वाइफ है और नाना नानी है एंड कपल ऑफ स्टाफ एंड एवरीथिंग. बट आई एम द मैन ऑफ द हाउस एट दिस पॉइंट. लाइक व्हेन आई एम टूरिंग, लाइक आई एम हियर सिटिंग विद यू ऑन पॉडकास्ट. अगर पीछे घर में कुछ फटा है, मान लीजिए सीलन आई है फॉर एग्जाम्पल, उसको ठीक करने का अगर कोई आया है, कौन करवाएगा? आई हैव टू बी दैट गाय. लाइक श्योर देयर इज स्टाफ, बट स्टाफ ऑल्सो मुझसे पूछता है ना कि भैया क्या करना है, भैया इतने पैसे, भैया वो. सो राइट नाउ आई फाइंड माई सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, जगलिंग, छटपटाने को क्या बोलते हैं? हाँ छटपटाना ही कहते हैं, मतलब ऐसा इंग्लिश अगर बोलनी हो तो स्क्वर्मिंग. हाँ स्क्वर्मिंग. हाँ trying to stay afloat. Yeah, right. Yeah. So while I have a very strong support system in my mother and my wife who take care of a lot of load, but होता ना कि यार अगर वो होते तो बहुत से एक बाउंसिंग, यार वो एक बहुत बढ़िया बाउंसिंग बोर्ड थे. मतलब फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कुड गो टू हिम. आई कैन स्टिल स्पीक माई हार्ट आउट टू माई वाइफ, बट It's a different thing when it's a man, especially your father. My father यार, मतलब जिन्होंने सब कुछ करा मेरे लिए, जब मेरी करने की बारी आई वो चल दिए. मैं तो उनको दिखा ही नहीं पाया कि पापा देखो टीवी पे भी आया हूँ मैं, पापा देखो एक मूवी भी साइन हो गई है, पापा देखो ये बड़े शो कर रहे, पापा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पापा. मैं बता ही नहीं पाया. एंड चल वो भी एक बार को चल अपनी शो ऑफ तो क्या ही करनी पिताजी के सामने, परंतु बहुत यार माई फादर वॉज अ वेरी वेरी काम पर्सन, वेरी काम पर्सन. वो जहाँ पे जॉब करते थे पंजाब में, वो पॉलिटिक्स का भी शिकार होते थे बिकॉज ये फ्रॉम चलो जो भी फॉर वट एवर रीज़न, लाइक ही उनकी प्रमोशंस में काफ़ी रुकावटें आई ड्यूरिंग हिज टेन्योर. कभी उन्होंने कभी दारू पी, ना उन्होंने कभी चिकन खाया. एंड व्हेन आई केम ऑफ एज वेयर ही न्यू कि ये खाता भी है पीता भी है, मैं उनको बोला भी आखिरी के 2 साल में, मैं कहा पापा उन लोगों के साथ बैठा करो यार, अपना एक पैक लगाया करो, हो सकता है अपना है ना डीन कभी. यार मैं नहीं करना यार, मैं हूँ नहीं है बंदा. राइट. आई रिमेंबर द डे व्हेन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट ब्रिंग हिम बैक. ऑन दैट मॉर्निंग ऑल्सो ही, वो इतने जिंदा दिल थे, वो कह रहे थे कि यार उस दिन 2 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल ले गया हूँ. उस दिन वो जब उनको सांस नहीं आ रहा, कह रहे कि यार तू कह रहा है ऐसे अपा ले जाना, ले कदों जाना अपा मतलब हमने ले कब जाएंगे हम. अरे आपको सांस नहीं आ रहा अभी, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एंड वी आर अबाउट टू टेक यू टू द हॉस्पिटल. बट वो उस टाइम ऐसा वो इतने काम पर्सन थे ना, मुझे ऐसा ये मिस होता है बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज you know that one person who's supposed to take care of finances also, who's supposed to take care of home stuff also, my parents also, my mom's getting old for God's sake. तो एक अगर वो एक काम वॉइस होती ना जिसके साथ में बैठ के जो बस इतना हाथ पकड़ के ये कह दे या कंधे पे हाथ रख के ये कह दे कि कोई गल नहीं हो जाऊगा, चिंता ना कर, वो नहीं है मेरे पास इस टाइम कोई. तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा. तो हाँ मतलब ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं. मतलब मुझे कोई उनकी हेल्प नहीं चाहिए बीइंग द अदर मैन इन द हाउस की चलो जब मैं बाहर हूँ आप देख लो ये काम. मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात. मुझे बस प्रेजेंस चाहिए, मुझे प्रेजेंस चाहिए. मेरे को है उनकी प्रेजेंस. मतलब वो जो लोग बोलते हैं ना कि योर गाइडिंग स्पिरिट्स दे कीप गाइडिंग यू. जब मैं कहीं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मैं 10-15 दिन बाद उससे निकल गया हूँ. तो ये मुझे पता है कि वो गूज़बम्स आ गया. ये मुझे पता है कि वो हैं आसपास, वो यहीं कहीं हैं, तो सब देख रहे हैं. ये जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, उनके कारण हो रहा है. जो मेरा शार्क टैंक हुआ वो उनके कारण हुआ, जो सब चीज़ें उनके कारण हो रही. बट वो ये है कि अगर होता, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप सब कुछ लुटा दोगे उनके साथ एक दिन और स्पेंड करने के लिए, मैं कहा ऐसे लाइक दिस आई विल गिव अप एवरीथिंग. आप अभी कह रहे थे ना भाई कि वो 2.5 महीने मेरे लिए ना ऑन सम लेवल ये एक बहुत, मैं द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज दिस इज माई बिगेस्ट फियर इन लाइफ. आई डू नॉट नो हाउ और वॉट लाइफ लुक्स लाइक पास दैट पॉइंट. मेरे को लगता है मैंने लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं. यू नो आई हैव सीन what it feels like to be down in the dumps. I've seen anxiety, I've seen depression, I've seen those things, I've seen disease, real serious disease. That's fine. I don't know what life looks like past that point. और 2.5 महीने is such a strong thing to say in that statement, क्योंकि 2.5 महीने क्या होते हैं भाई, और किसको पता होता है उन 2.5 महीनों में कि ये वो 2.5 महीने हैं जो छप जाएंगे दिमाग में भाई. मतलब मेरे को तो I feel like
दिस इज माई बिगेस्ट फियर. समटाइम्स कभी कभी ना, जैसे मैं रात को कहीं बाहर होगा, मेरा फ़ोन बजेगा, पापा का या मम्मी का होने, मेरी तो वैसी फट जाती है भाई. मेरे को तो लगता है भाई नहीं. हाँ भाई. क्योंकि आप फोरशैडो कर रहे हो उस चीज़ को. और खैर, मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे में कम बात करूँ अपने पॉडकास्ट पे. बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू से इट इज़ माई बिगेस्ट फियर. आई थिंक इट इज़ माई बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई currently get to spend time with them. I think I want to rephrase it like that. My father watches all my podcasts, right? He is in so many ways. जो आप कह रहे थे ना कि मैं उनको दिखाना चाहता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वो दिखा पाता हूँ. और आप सही कह रहे हो, वो एक अपने आप में शायद सबसे ऊंची फीलिंग है अपने पापा को अपने लिए प्राउड करना. बिकॉज द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट जनरेशन वॉज डिफरेंट मैन. उस जनरेशन के मर्द अलग ही कुछ टफनेस है भाई. भाई कुछ अलग ही लोड बेयरिंग है, कुछ अलग ही बर्डन बेयरिंग है भाई. एक दिन मेरे को याद है, मेरे पापा का ना कुछ किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद जजशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया था. लॉयर है पापा. उस दिन घर आए थे रात को. मैंने बोला, पापा आप उदास तो नहीं हो? मेरी तरफ मुड़ते कहते हैं, अब दादी, हमारी दादी नहीं है मेरी, उनको हो गए 6-7 साल गए हुए. कहते बेटा अब तो मम्मी तो है नहीं, बन के भी क्या हो जाता, किसे दिखाता. एंड दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इन द, मतलब मैं इस इमोशन को भी कैसे हैंडल करूँ. बट इट मैटर्स सो मच फॉर अ किड हु सीन कि मेरे पापा या मम्मी ने इतना किया है मेरे लिए. मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री वेंट फ्रॉम हियर टू हियर. एंड द वैल्यू सिस्टम, द पीस आई हैव, सो मच ऑफ इट कम्स फ्रॉम दिस इंडिविजुअल. उनको वापस देना इज नॉट इवन शो ऑफ मेरे भाई. मतलब नहीं वो भाई, बिल्कुल सही बोलो. पर एक मैंने बचपन में कहानी सुनी थी भाई, बहुत जबरदस्त इसकी ना. मेरे पापा ने सुनाई थी मेरे को. एक किताब है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा. आपने सुना हो कभी इसके बारे में? अल्टीमेट मोटिवेशन मैनुअल है. ठीक है, 2004-5 की बात होगी. उसमें एक कहानी थी, एक लड़का होता है, वो एक फुटबॉल टीम में होता है. वो फुटबॉल टीम में हमेशा ना सब्स्टिट्यूट रहता है. तो वो सब्स्टिट्यूट रहता है, उसके पापा हमेशा बैठे रहते हैं ऑडियंस में. वो सब्स्टिट्यूट रहता है, उसको कभी खेलने का मौका नहीं मिलता, कभी उसको कोच बुलाता नहीं है. तो सीजन दर सीजन, गेम दर गेम वो बैठा हुआ है, उसके पापा वहाँ बैठे हुए हैं, वो कभी खेलने का मौका नहीं मिलता. एक दिन वो लड़का फील्ड पे आता है, कहता है कोच एक बात है, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, आज मेरे को खेलने दो. कोच कहता है ठीक है खेलने देता हूँ तेरे को. वो कोच उसको फील्ड पे डालता है. ही परफॉर्म्स एक्सीलेंटली ब्रो. वो गोल पे गोल मारता है. कोच कह रहा है भाई इसको तो मैंने कभी ऐसा खेलते देखा ही नहीं. वो मुड़ के देखता है, उसके पापा वहाँ नहीं बैठे हुए. तो वो कहता है भाई उससे कोच कि आज क्या हुआ, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट व्हाट यू डन टुडे. कहता है माय फादर वाज वाचिंग मी टुडे. कहता है नो यू आर रॉन्ग, योर फादर वाज नॉट इन द स्टैंड्स टुडे. कहता है नहीं, माय फादर वाज ब्लाइंड. अब वो गए, फर्स्ट टाइम ही सीन मी टुडे, तो आई हैड टू शो माय फादर व्हाट आई कैन डू. ब्रो क्या मतलब, व्हाट अ स्टोरी. हाँ, फैंटास्टिक. What a story. सही बात भाई. किस्मत तो है कि जो घर वालों का प्यार मिलता है आपको, जिन लोगों को मिल रहा है, किस्मत तो है. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मम्मी साथ रह रही हैं अभी, नाना नहीं साथ रह रहे हैं अभी. आई फील वेरी ब्लेस्ड. बट हाँ, ये एक हमेशा ही रह जाता है कि अगर वो होते तो काफ़ी सही होता. जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे हर महीने 3,000 रुपये मिलते थे एज वही जेब खर्च. एंड वो मिलते थे इंक्लूडिंग मेस बिल, जो कि 700-800 रुपये का आराम से, कभी ज़्यादा अयाशी कर लिया, फ्रूटी वूटी पी लिया तो 1,000-1,200 टप गया, वो आता था बिल, है ना. और बाकी बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत सारे पैसे मिलते थे. तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 3,000 क्यों मिल रहे हैं. मतलब ये क्या बात है. मतलब पापा भी प्रोफेसर हैं, मम्मी भी यार अपना स्कूल में टीचर हैं, मुझे कितनी. जब वो गए तो उनके फिर ऑफिस जब खाली करना था हमें, तो उनके डॉक्यूमेंट जब छाने, तो मैंने 2008 से 2012 की सैलरी स्लिप्स देखी, और मेरे जो रोंगटे खड़े हुए वो स्लिप्स देख के, मैं कहा ये आदमी 3,000 भी कैसे दे पा रहा था. उस टाइम घर भी सपोर्ट करना था, दादी भी पूरा. तो मैंने तब मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही बेटा मेरी तनख्वाह उस टाइम पे एज PhD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 17,000 रुपये, और पिताजी के सामने लिखी हुई है 28,000 रुपये, कुल मिला के बने 45,000 रुपये. 45,000 रुपये में 2 बच्चों की फीस. और मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ भाई, सरकारी कॉलेज से नहीं पढ़ा, चाहे भले स्कॉलरशिप लगी हुई थी, हर सेमेस्टर का 36-40 रुपये लाता था. उसके इन एडिशन टू दैट 3,000 रुपये हर महीने का देना, आना गया कुछ फलाना ढमकाना. मैं क्या आदमी कैसे, दिस जनरेशन, both I would say men of the generation and women of the generation. क्या स्ट्रॉन्ग फीमेल है भाई. अपने सपने मार के अपने बच्चे बड़े करे इस जनरेशन ने भाई. Absolutely. आज इंडिया जो है ना, ये वो 60s या लेट 50s से लेके 80s तक जो लोग पैदा हुए हैं ना, उन लोगों ने इंडिया खड़ा किया है भाई. अपने सपने मार के अपने बच्चों को चीजें पहुंचवाई है भाई. ये हल्के में नहीं ले सकते ये सैक्रिफाइस. क्योंकि कितने लोगों के
मैं सोचता हूँ भाई हम तो अभी इस उम्र के हैं 31-32 साल के, आपकी तो बेटी होगी ना, बेटा हुआ. So you are now a father, right? I will be a father in 4-5 years maybe, and then maybe 20 years down the line we will be in the position that, you know, kind of like our parents are in this moment, right? बिल्कुल. हम काफ़ी सक्षम लोग हैं, हमारे पास टाइम भी, मनी भी, इंफॉर्मेशन भी है. बहुत गरीबी थी इंडिया में 70s 80s में, और उस टाइम भी भाई कुछ लोग रहे होंगे जिनको डांसिंग का बड़ा इंटरेस्ट रहा होगा भाई, किसी को कॉमेडी का रहा होगा, किसी को एक्टिंग का रहा होगा. मेरे को वो फेल्ड एक्टर्स नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा वो एक्टर्स जिन्होंने अपना सपना छोड़ दिया, फिर बाद में फैक्ट्री खोल के भाई साहब उन्होंने साबुन बेच दिए, दुनिया भर काम कर दिए, अब करोड़पति आदमी है. रात को बैठते हैं तो याद क्या करते हैं, वो दिन जब थिएटर के बाहर घूमा करते थे भाई, कितने लोगों ने अपने सपने काट के हमारे पेट भरे हैं. वो बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट. And this is a very India phenomena. You can say maybe it's also a China phenomena and a few other countries. It's not true for the rest of the world. Absolutely. It's a special breed of people born. And अगर हम कभी India first history build करते हैं, we have to commend this, ये 3-4 जनरेशन ऑफ पीपल. तुम्हारी वजह से नारायण मूर्ति को गाली पड़ती है 16 घंटे बोलने के लिए, उसकी जनरेशन है जिसने आज इंडिया को यहाँ पहुंचाया. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दादा लोग आए पाकिस्तान से या जो भी जहाँ पे, उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. ये जो बीच वाली पनीरी है ना, इसने पूरा यहाँ से जोड़े, अपने सपने छोड़े, और इन्होंने बनाया सारा ताकि हम लोग बैठ के ये फ्रीलांसर बन सके, हम कॉमेडी कर सके, हम रैपिंग कर सके, हम पॉडकास्ट कर सके. भाई बताओ. While we have been also very enterprising कि हमने इन एवेन्यूज में से अपना एक फ्यूचर बना लिया. However, इनेबलर्स कौन थे? इनेबलर्स ये लोग थे. और जितने लोग आज कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना, उनके बच्चे ये कर रहे होंगे भाई. लाइक आर्ट, इफ यू लुक एट द प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी, इट बिगिंस विद वेरी कमर्शियल कि मैं ट्रेडिंग कर दूं, मैं ठीक है कुछ प्लांटेशन डाल दूं, ये वो. उसके बाद इट मूव्स टू साइंस, मैं इनोवेशन कर दूं. और जब साइंस से थक जाती है, देन सोसाइटी मूव्स टू आर्ट. आर्ट इज सॉर्ट ऑफ द अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ अ सोसाइटी. द मोर प्रॉस्परस सोसाइटी, द मोर आर्ट देयर विल बी. अब आज की डेट में कमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं ना, बिकॉज पैसे आगे लोगों की जेब में, तो आपकी टिकटें खरीद पा रहे हैं. व्यूज तो 10 साल से आ रहे हैं, पर टिकटें अब अलग कट रही हैं. बिल्कुल. एंड सो अ सोसाइटीज प्रॉस्पेरिटी इज मेजर्ड बाय द काइंड ऑफ आर्ट इट क्रिएट्स, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन. इट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया. आप अवॉइड नहीं कर सकते. आप अवॉइड नहीं कर सकते. वो तो है, वो तो खैर वेरी 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 ग्रेटफुल टू बी एबल टू डू दिस. बट वही है, हर बार ऐसा होता है कि अगर वो देख लेते. आई नो. और दिस विल बी ट्रैजिकली, जैसे हमें लगता है लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है ना भाई, ट्रैजिकली दिस विल ऑलवेज बी दिस जोक, काइंड ऑफ नॉट अ जोक बट लाइक एक व्हाट इफ, एक यूं होता तो क्या होता, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा. इसका हो सकता है कोई क्लोजर भी ना मिले, पर इस सपने में ना, इस व्हाट इफ में एक पूरी दुनिया है. आप अगर एक फ्लाइट में बैठो 6 घंटे की और सिर्फ सोचने लगो क्या होता अगर पापा देख लेते ये सब, वो एक पूरा यूनिवर्स बना सकते हो अपने दिमाग में. एक पिक्चर है जो कई दिन चल सकती है, एंड देयर इज ब्यूटी टू दैट. भाई कुछ सपनों की भी तो ब्यूटी है. कुछ मुझे एक अभी बात याद आ गई, जब मेरी पहली नौकरी लगी ना सिटी बैंक में, तो तब हाउ ओल्ड वाज आई वाज 23. ठीक है. तो तब मैं टेक्नो हाउस म्यूजिक और ये सब सुना करता था, जो अब कान में बजता तो सिर दुखता है. अच्छा, मैं तो आपको ले जाता अभी नहीं. तो उस टाइम पे स्वीडिश हाउस माफिया टूटा था और उसके 2 मेंबर्स इंडिया आ रहे थे परफॉर्म करने. NSCI वर्ली में टिकट थी 2000 रुपए. और मैं कमा रहा था उस टाइम पे ₹1,00,000 प्रति माह. Damn, let's go. बैंकर, ठीक है. तो हमने 2000 की टिकट बुक करी और पापा से घर पे बात कर रहे हैं. शाम में ऑफिस खत्म हुआ, जा रहे हैं और पापा कह रहे हैं कि कितने चले हैं. मैं कहा जी वो ऐसा है. अच्छा, कितने की टिकट है? तो मैं कहा जी 2000 रुपए. तो उस साइड से ना आवाज ही नहीं आई. ये वो वाली जनरेशन है जिसने PVR तक में मूवी नहीं देखी है. राइट. अंबा सिनेमा में देखी है इन्होंने. राइट. है ना, 45 रुपए, 350 नहीं, है ना. 2000 की टिकट ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, तेरे नाल आके गाऊगा. गोद में बैठ के गाएगा 2000 रुपए. मैं कहा नहीं अभी तुमको मैंने बताया नहीं कि अंदर जाऊंगा तो बियर अलग होगी 500 रुपए की, है ना. और आज का वो डेट है जब ऑडियंस मुझे देखने के लिए 2000 दे रही है. राइट. व्हाट अ जर्नी यार, व्हाट अ जर्नी. राइट. अब ऐसी जर्नी में तो आप चाहोगे ना कि आपके सारे बंदे आपको देखें, रिश्तेदार भी देखें, वो भी जले. परंतु भाई मेरे मैनेजर ने अभी बैंगलोर में यार 2500 की 2499 की टिकट बेची है. और मैं कहा भाई मैं नहीं, मैं इतना चुटकुला नहीं है मेरा कि कोई 2500 देख ले मेरे को दे दे मेरे को. वर्सेस वो एक टाइम था जब 2000 की टिकट भाई ज्यादा, अभी भी ज्यादा है भाई 2000 की टिकट. राइट. बट फ्रॉम दैट टू हियर इट्स अमेजिंग. ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग. या बट यू आर स्पॉट ऑन कि एक ऐसा लगता है कि हमारे साथ हो.
लाइक मतलब मैं एक टीम लीड कर रहा हूँ एक डायरेक्शन में अपनी, मेरी टीम देखे। हाँ राइट। आई मीन योर फादर इज सो प्राउड फॉर यू कि आप उनके पुराने ऑफिस में आपने इतना बड़ा एक सारा सेटअप खड़ा कर दिया। आई मीन ब्रो मैंने तो इसलिए उनका नाम भी नहीं हटाया सामने से, अगर आपने देखा वॉक करोगे ना उनका नाम है। इनफैक्ट मेरे पापा बता रहे थे उनका दिल्ली में ऑफिस है, उसके बाहर ना कोई 2-3 बच्चे से निकल रहे होंगे, ठीक है, तो कहते देख के ये देख रहा है ये वो प्रखर के प्रवचन वाला है, उनका है। तो मेरे पापा बड़े यार कह रहे हैं आप तो मेरे बेटे के नाम से जानते हैं मेरे को लोग, तो इट इज क्वाइट अ थिंग एंड आई एग्री। बट हाउ डज आंटी, व्हाट इज आंटीज पोजीशन ऑन योर कॉमेडी? उनको क्या लगता है? उनको मजे आते हैं? देखती हैं आपकी सारी वीडियो? देखती हैं सारी वीडियो और फुल सपोर्ट। अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और नाना नानी भी देखते हैं? मेरे नाना ना बहुत वो हैं एकदम ऑर्थोडॉक्स। अच्छा मैक्स। हाँ। कि अपना 7:30 बजे डिनर टेबल पे आ जाएंगे कि खाना लाइए। हाँ। ऐसे वाले। ठीक 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 ठीक। डक्का नहीं तोड़ के राजी वो आदमी। हाँ ठीक है, परंतु है सब, पर मेरा एक नाना पे सेट है। हाँ। जब भी वो ऑडियंस में होते हैं मैं वो नहीं करता हूँ कि मैं क्या, नाना जी कुछ नहीं कहेंगे, मतलब नाना जी मतलब ऐसा बढ़िया आदमी कुछ नहीं कहेंगे, पर एक वो ना उस आदमी वो इतना उसूलवादी और डिसिप्लिन्ड आदमी है कि उनकी आंख से पड़ती थोड़ी सी। आपकी मम्मी कितने भाई बहन थे? 2। अच्छा 2 ही थे। तो हाँ, तो मामा जी और मेरी थ्योरी है उस जनरेशन के लिए जितने उन्होंने बच्चे पाले ना, कि 12 तो बच्चे ही कर दिए। तो वो नाना के वो थे भाई। अच्छा राइट। मेरे दादाजी के वो थे, वो आगे उनको अकल आ गई कि हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ राइट। तो कि अब 12 बच्चे कर दिए ब्रो, लाइक अब तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। 12 बच्चे 5 बजे उठ के कपालभाती कर रहे हैं, स्ट्रेस निकाल रहे हैं। एक तो उस जनरेशन का बाबा रामदेव का के साथ जो लगाव है, ट्रू इन्फ्लुएंसर बाबा रामदेव, ट्रू इन्फ्लुएंसर प्रॉपर। एक आपका जोक है ना भाई कि फिजियोथेरेपी महंगी मालिश ही तो है। अरे यार कहाँ खोल दिया ये। सारे फिजियोथेरेपिस्ट बुरा मान देंगे क्या? अरे यार मान गए थे। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट यूनियन ने आपको अप्रोच किया था इसके लिए? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो यार अब मैं इसके ना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ मालिश करने के बीच में टाइम कैसे मिला? नहीं भाई नहीं तेल नहीं लगा भाई, ये स्पीकर फोन पे किया होगा ये जो भाई, मतलब हाउ आयरॉनिकल इज इट दैट ऑल दीज डॉक्टर्स फ्रॉम फिजियोथेरेपी एसोसिएशन दे वर गिविंग मी डेथ थ्रेट्स कि डॉक्टर्स हु आर सपोज्ड टू सेव लाइफ। ऐसी मालिश कर दूंगा कि वही के वही रह जाएगा, कि घुटना उल्टा लगा दूंगा भाई। ये तेरी लोअर बैक तू संभाल। भाई अच्छा, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि मेरे को लोअर बैक का इशू हुआ पिताजी के जस्ट जाने के बाद। वही फिजिकल केमिकल इम्बैलेंस लोचा जो भी बोल लो, लोअर बैक का इशू हुआ। तो तब मैं लुधियाना में था एंड अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम इन 2020 लुधियाना में अच्छे फिजियोज नहीं थे। मैं फिजियो के पास जा रहा हूँ, वो ना लगा दे रही है वो इंफ्रारेड और वो लेजर लगाते हैं, लेजर लगा दी इन्फ्लेमेशन लो करने के लिए। हाँ, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने इतना पैसा खराब किया, सीटी स्कैन करा, ये करा वो करा। फिर देन 2021 मार्च में, नाउ इट्स बीन 9 months सिंस आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट पेन, राइट। 2021 मार्च में मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली एंड लोगों से बात करके आई फाउंड अ ब्रिलियंट बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। डॉक्टर परिधि ओझा हैं, जीके में बैठती। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे सारी साइंस समझाई कि लोअर बैक की प्रॉब्लम लोअर बैक के कारण होती ही नहीं है, ग्लूट्स के कारण होगी, हैम्स के कारण, सबके कारण, अपर बैक के कारण होगी, अपर बैक के कारण, कोर के कारण होगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मेरा फिजियो करा, प्रॉपर मैनुअल थेरेपी, ठीक है, फिजिकल रिलीज कहते हैं, फिजिकल रिलीज। ये इससे और इससे, और बहुत दर्द होता है भाई, ठीक है, मौत दर्द होता है भाई। ब्रो मेरे 3 महीने में मेरी पेन सारी ठीक हो गई। तो कहाँ था, ग्लूट में था इशू या फीट में था, कहाँ था? ग्लूट और हैम्स। ग्लूट और हैम्स वो टाइट रहते हैं क्योंकि हम बैठते हैं, हम बैठते हैं तो वो वीक रहते हैं, वीक रहते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, इसलिए सब बेयरिंग लोअर बैक की है। तो ये वाला जोक जो है फिजियोथेरेपी महंगी मालिश है, ये मेरा लुधियाना के एक्सपीरियंस से निकला कि ये क्या करते हैं, आके थोड़ा गर्म पानी से ऐसा मालिश कर देते हैं और सेशन के एंड में बोलते हैं कि लाइए 1500 रुपये। हाउएवर आई तब तक मैं परिधि मैम से नहीं मिला था, तो मैंने ये जोक अपना करके डाल दिया। And I come from a family of doctors. My father was a doctor. My mother is a PhD doctor. So you were not trying to insult people. I was not. It's a joke. Yes. I was not. And that was the only joke that was problematic in the entire 5 to 7 minutes of that clip. The reason why I took it down is because my intent wasn't to hurt anybody. Yeah. I come from a family of doctors. If doctors have felt bad कि आई एम डिमीनिंग देयर प्रोफेशन, आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं कल को यार 5 मिनट और लिख लूंगा यार, एंड ऑल्सो ये तो लिखे भी नहीं थे, तो क्राउड वर्क था, ठीक है। मैं कहा हटाओ इसको,
एंड फ्रॉम लॉट ऑफ कॉमिक्स इन द इंडस्ट्री आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स कि भाई ये तो रॉन्ग प्रेसिडेंट तू सेट कर रहा है, तेरे खिलाफ कोई भी बोलेगा तू उसको मतलब तेरे को हटना नहीं चाहिए, तेरे को खड़े रहना चाहिए, वरना कोई भी धमका देगा। मैं कहा भाई ये मेरा वीडियो है, ये मेरी फीलिंग है कि इसको हट जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। कोई रॉक ऐसा कोई बहुत रॉक स्टार जोक्स तो है नहीं इसमें, हल्का हटा दिया। एंड नाउ मी एंड परिधि मैम वी जोक अबाउट दैट टॉपिक। मैंने मैम से बहुत बार पूछा, अपनी फिजियो वाली मैम से, मैम आपको कैसे ये जो आप मसल आप कर रहे हो, ये तो मैं नॉर्मल अगर किसी 200 रुपये वाली मालिश से करवा लूं, अगर उनको नहीं पता, कह रहे उनको पता ही नहीं है मसल। नॉलेज की वो है भाई, पैसे नॉलेज के हैं। हाँ, पैसे एफर्ट के नहीं है, फॉर्म के नहीं है, पैसे नॉलेज के। ऐसे तो बोल भी आप ही रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, बट the money we make is for how we say, what we say, where we say and what that generates. Correct. अब जो ये हेट आती है इन्फ्लुएंसर्स को लेके, इतना पैसा कमा रहे हैं, देखो एक तो जनता को पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, पता लग गया ना तो रो जाओगे। फ्रैंकली सच बात ये है, ठीक है। दूसरा, वो एक्चुअली द इशू इज नॉट कि हम कितना काम कर रहे हैं वर्सेस आप कितना काम कर रहे हो। द इशू इज व्हाट वैल्यू यू आर जनरेटिंग इन द सप्लाई चेन ऑफ थिंग्स। इफ यू आर नॉट जनरेटिंग दिस मच वैल्यू, वी वुडंट मेक दिस मच मनी। दिस इज जस्ट हाउ इट इज। एंड फिजियोज आर जनरेटिंग इमेंस वैल्यू। इट डज नॉट मैटर अगर वो आपको मसल मसाज कर रहे हैं, ठीक कर रहा है भाई, मतलब बिना दवाई खाए ठीक कर रहा है भाई। मेरा 800 रुपए वाला मालिश वाला भी है, 3 घंटे मालिश करता है। वो क्या करता है, वो तेल रगड़ता है भाई बॉडी पे, उसका अपना अलग काम है ना। एंड ही इज हैप्पी विद 800 रुपीज, आई एम हैप्पी पेइंग इट फॉर 3 आवर्स। भाई 300 रुपए की तो टैक्स ही नहीं मिलती इतने की। भाई तो उस टाइम क्या मूवी देखते हो आप, क्या उल्टा लेटर? मैं तो भाई चेस की कोई स्ट्रीम लगाता समझ गया। और मैं लेटर है तो सो भी जाता हूँ बीच बीच में, और वो पूरी बॉडी मतलब सैटरडे को ऐसा हो जाता है तंदुरुस्त आदमी की मालिश। बढ़िया। एंड देन आई हैव समबडी जो मेरा जिम वाला है, वो 2500 रुपए लेता है 45 मिनट सिर्फ मसल रिलीजेस के। एंड यू नो दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स। ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस। आपने चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉलो करी? देखते हो चेस में कुछ है इंटरेस्ट? भाई बिल्कुल, जहां एफर्ट करना पड़े वहां से मैं बहुत आलस करवाओ, बहुत दूर आलस करवाओ यार। मेरे को समय बुलाया करता था कमेडियंस ऑन बोर्ड के लिए, सीओबी के लिए। मैं एक बार गया हूँ और मैंने ना जाने अनजाने में, बिल्कुल ही जाने अनजाने में, मैंने मिथपैट का आई थिंक या पता नहीं किसका, मैंने नंबर 3 का टाइटल रोक दिया, क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था अपनी गेम से कि मैंने चाल ही नहीं चली। तो दूसरे वाला हारा नहीं, वो हारा नहीं, तो मिथपैट आगे बढ़ा नहीं। मिथपैट था या कोई और, तो मुझे ध्यान नहीं। तो उसकी टीम से मुझे गाली पड़ रही स्ट्रीम के बाद की, तू चाल नहीं चला, हारना ही था तो हार जाता ढंग से। ये तो आलस भी नहीं करने दे रहे ढंग से। ये तो स्ट्रेसफुल आलस है। पहले काम करवा रहे, फिर आलस भी नहीं करने दे रहे। मैं कहा मैं नहीं जा रहा सीओबी में। राइट। तो मेरे भाई चेस फेस का मतलब मैं एज अ चेस फैन आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट भाई। मतलब 18 हाँ जी भाई, वो तो बहुत सही है। वो तो लड़का 18 साल में आप क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज 18 साल में मैं रात को, मेरे माँ बाप सो जाते थे, मैं घर से कूद के अपनी स्विफ्ट में बैठ के दिल्ली से फरीदाबाद से दिल्ली जाता था रात को पार्टी करने, कपड़े वपड़े पहन के, कि मेरे माँ को पता ना लगे। और मैं पहली बार दारू पी रहा था। वो वर्ल्ड चैंपियन है चेस का, उसकी दाढ़ी पूरी नहीं आई है भाई। क्या क्रेजी बात है यार। 18 साल में आपके सपने पूरे हो जाए, आप क्या करोगे पूरी जिंदगी? बेग्स द क्वेश्चन। बात आपकी सही है। मतलब मैं तो अगले दिन उठूं बोलूं यही था बस, अब मैं क्या करूं। पर आप सोचो 18 साल पे अगर उसने ये कर दिया, अब उसके पास पूरी एक नई स्पोर्ट पकड़ने का चांस है। हाँ, अगर वो यहाँ से स्विमिंग शुरू करे तो स्विमिंग चैंपियन बन सकता है। मैं कहूँ आजकल पिकल बॉल बहुत चल रहा है। खेला है आपने पिकल बॉल? भाई खेला भाई। मैं कल अपने एक दोस्त के घर बैठा था फरीदाबाद में, मैंने ऐसी कुछ बात हो रही थी, कहता है मैं हाँ सुबह वर्कआउट किया फिर पिकल बॉल खेलने चला गया। मैंने बोला फरीदाबाद में कहाँ? कहता है ये पड़ोसी ने अपने घर में बना रखा है। मैंने कहा इसीलिए मैं फरीदाबाद रहता हूँ। और मैं इस टाइम पे अपने दोस्त के थिएटर में बैठा हूँ। वो थिएटर में 60 लोग 70 लोग की बैठने की और मूवी देखने की जगह है। अच्छा। मैंने बोला भैया आपने थिएटर क्यों बनवाया? कहता भाई मेरा बचपन में सपना था कि मैं कभी सीओडी खेलूं एक मूवी हॉल में, तो मैंने घर पे बनवा लिया। एक तो ना बचपन से ही ना बड़े सपने देखने शुरू करने चाहिए। एग्जैक्टली भाई। ये क्या है कि पैसा आया फूंकना है कहीं, तो बचपन का ड्रीम रियलाइज कर दिया अपने घर में। भाई एक बार खेल लिया फिर उसके बाद क्या करूंगा? नहीं भाई, वो रोज मैं जब भी उनके पास जाता हूँ ना, वो अपना कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे होते हैं पूरी एक मूवी स्क्रीन पे भाई। मूवी स्क्रीन पे मतलब मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ यार फीफा खेलो तो ऐसे खेलो, बढ़िया भाई खेलो भाई। बढ़िया भाई। मतलब ये टीवी छोटा लगता है देख के यार उसे। इट्स सो वाइड। ये कितना बड़ा टीवी है? 50 इंच का टीवी होगा भाई ये। हाँ 65 इंच का तो नहीं। 65 तो नहीं है। 65 लगानी है। तेरी इंची थोड़ी खराब है। मेरे हिसाब से ये 42 या 49 का है। हाँ 42 या 49 है मेरे साथ। आपको सट्टा खेलना पसंद है? नहीं ब्रदर। मेरे को लगा शर्त लगानी है तो मेरे को लगा कुछ होते हैं ना भाई किसी नहीं ब्रदर, वो शार्क टैंक में मैंने पोकरबाजी बहुत बेचा ना, हेंस इट्स गॉटन इनग्रेन्ड इन द सिस्टम। यू प्ले पोकर एट ऑल? नथिंग। अच्छा नन एट ऑल ब्रदर, आई प्ले ताश। वो क्या कहते हैं उसे? 420 ब्लफ हो गया, 420 हो गया। क्या खेलते हैं? पत्ते पत्ता रम्मी खेलते हैं नाना नानी। तो हम हाँ ये बढ़िया है कि जब मुझे टाइम मिलता है, नाना नानी मम्मी हम लोग बैठ के डिनर के बाद रात में रम्मी खेलते हैं। तो ये ऐसा ये सब करना पसंद। लूडो कोई ऐसी गेम जिससे जान माल और बुद्धि का नुकसान हो। बिल्कुल। मैं तेरे को एक मीम भेज रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं भाई आपको समझ आएगा। भाई दिलजीत भी लूडो खेलता है, आपने देखा उसके प्राइवेट जेट में दिलजीत लूडो खेलता भाई। हाँ भाई
भाई ये गुकेश है नहीं ना? नहीं, ये कोई और शक्ल मिलती है भाई उसकी। गुकेश के सामने लूडो खेल दिया। 10 साल बाद मीम रीसर्फेस हुआ है गुकेश के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद। भाई इस पे मैंने एक रील देखी थी, इस पे कैप्शन था कि गुकेश को जब पता चला कि उसकी प्राइज मनी में टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ था। वो वाला कमेंट, गुकेश को पता चल गया कितना टैक्स भरना है। डैम ब्रो, गुकेश प्लस हनुमान काइंड लिखा है किसी ने। डैम ब्रो, गुडकेश। भाई वैसे इंस्टाग्राम कमेंट्स इंसेनली फनी भाई बहुत ज्यादा फनी भाई, इंसेनली फनी भाई। अरे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि यार अब मौके पे याद नहीं आता मुझे कि भाई आपने सपने को पूरा करने के लिए डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, जस्ट डोंट कम बैक। ऐसे को कमेंट, सारे हेटर्स एक तरफ, मैं भी उनकी तरफ। भाई वो फ्लिप होते हैं ना, वो फ्लिप वाली बातें होती है। बहुत फनी कमेंट भाई, बहुत फनी कमेंट। इसमें आवाज तो नहीं आ रही ना कोई? भाई एक बात, आपने ओशो देखा कभी रील्स पे आते हुए? ओशो की कोई रील आती है आपके उस पे? नहीं, वो आते हैं महीप सर ओशो बन के जब आते हैं ना। माय गॉड भाई, तूने देखा कभी महीप सर की प्रोफाइल खोल भाई? डैम, ओशो, अगर ओशो होते और महीप सर को देख लेते ना भाई, ओशो बुलाते महीप सर को कि क्या मिमिक्री करते हैं भाई। ये है मेरा एआई क्लोन ब्रो, फॉर रियल। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना शो अनाउंस किया था, बहुत वायरल भी, यही वाला है शायद। वॉल्यूम कर नीचे से। ओफो, नए निर्माण के लिए विनाश आवश्यक है। वो है प्रखर के प्रवचन का लेजेंड लिखा है ऊपर कमेंट। हाँ भाई, क्योंकि आवश्यक है विनाश, नहीं तो नया निर्माण नहीं होगा। एक बंदे ने, एक चीज का विनाश होता है तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। आश्रम खत्म हो गया, इनको ये करना नहीं बर्बाद पड़ता, कर पता ये दिया है गया। ये। पर उसकी बर्बादी में ही नए निर्माण की नींव रखी गई। ब्रो मैं आपको वर्बिएज बता सकता हूँ, एक्यूरेट है। मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, द वर्ड्स ही इज यूजिंग आर ओशो वर्ड्स। ओह, निर्वाण, नींव, ठीक है, विनाश, इस तरीके से, मतलब द केडेंस, द ग्रामर, एवरीथिंग मतलब क्रेजी। मेरे को पहले देख के लगा ओशो की ये कैसी रील है, फिर मैंने देखा महीप सर है। तभी तो मैंने लिखा लेजेंड। एक बंदे ने नीचे लिखा हुआ पंजाबी आ गए हुए। ये क्या दिलजीत महीप मैशअप है। और ऊपर किसी ने और भी लिखा हुआ था कुछ, रुक जा, नहीं, ओशो नेवर डाइड, ही बिकेम महीप सिंह। मेरा तो एल्गोरिथम ही खराब है। क्या आता है आपके उस पे? ये लाहौरी मटन। अच्छा, आपका फूड आता है भाई? जब फूड आता है मैं ज्यादा खाना शुरू कर देता हूँ भाई फूड आता है अब, क्योंकि बेबी हुआ था तो बेबी की रिसर्च चल रही थी, तो बेबी वाली रील आती हैं। और फिर घर रेनोवेट करा था तो कि ये आप 5 things to renovate your house look aesthetically better, ये सब ही आता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आजकल वो चल रही है ना चड्डी वाली, कि कितना चड्डी पहने हो। हाँ, 7 दिन बाद मेरे को वो रील आई है, जब मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे बताया कि भाई इस पे कुछ करते हैं। मैं कहा क्या है ये, पता नहीं, इग्नोर ही कर दिया। 7 दिन बाद मैं कहा अच्छा इसकी बात कर। मेरा एल्गोरिथम एटलीस्ट अ वीक लेट है। किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी पहने नहीं। आज नहीं पहने हो ना, साफ पता लग रहा है। साफ पता लग रहा है भाई क्या चाहिए इंडिया की ऑडियंस को, भाई भगवान ही जानता है। ब्रो, फॉर रियल। उस मतलब वो एक ओनली फैंस क्रिएटर है इंडिया में बेसिकली, राइट? दैट्स इक्विवेलेंट। श्योर। और उसका ऑर्गेनिक कंटेंट उसके इनऑर्गेनिक कंटेंट से, उसके ओनली फैंस कंटेंट से ज्यादा वायरल होगा। कमाल की बात है भाई, किस कलर की चड्डी पहने और दुनिया पीपल। आपको लगता है कि ये कंटेंट ये ऊपर सुपरस्टार्स और हाई एंड पॉलिटिशियंस के पास भी जाता होगा? ये भी रात को बैठ के देखते हैं शाहरुख सलमान को भेज रहे हैं, शाहरुख खान सलमान खान को भेज रहे हैं, किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी पहने हो। सलमान सर दारू पी के भेज रहे हैं, क्या भेज रहा है रात में ये मेरे को। हाँ भाई, जाता तो होगा यार, आई एम प्रीटी श्योर। अगर लेटेंट की क्लिपें इतनी जा रही हैं कि बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, तो भाई किस कलर की चड्डी हो लेटेंट से ज्यादा वायरल है। शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। शॉर्ट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। डैम ब्रो, मेरे को ऐसा बहुत फनी होता है विजुअलाइज करना कि अगर ये हम कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे होंगे। कि जैसे जब हम घर रेंट पे ढूंढ रहे हैं, तो क्या ब्रोकर के मोटरसाइकिल के पीछे तापसी पन्नू भी घर रेंट पे ढूंढ रही है? वो भी इधर उधर जा रही है किसी घर में कि ये घर खाली होने वाला है, वहाँ पे 4 बैचलर बैठे हैं नंगे बिल्कुल, वो बॉन्ग फूक रहे हैं, और वहाँ तापसी कह रही है आपने अनुराग कश्यप को स्क्रिप्ट दे दी अगली पिक्चर की। बस यही है, तापसी पन्नू कास्ट करो, डन है सीन। भाई मैं इस मामले में, मेरे को लगता है दिलजीत पाजी बहुत A1 आदमी है।
आई फील लाइक व्हाट अ ऑरा ब्रो, लाइक इंस्टाग्राम से ऑरा किसी का बोलता है, दिलजीत बाजी का बोलता है। उनकी मैंने एक बात सुनी थी, कहते हैं मेरे को ना जी केयर फ्री होना है लाइफ में। ही वॉज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन केयरलेस एंड केयर फ्री एंड हाउ ही वांट्स टू बी केयर फ्री। इफ यू कैन फाइंड दैट क्लिप। पंजाबी में कुछ कह रहे थे, मेरे को इतनी पंजाबी आती नहीं भाई। मैंने बोला यार क्या फिलॉसफी है लाइफ की, दिखता है कि मस्त आदमी है ये। और मैं जिससे बात करता हूँ, whoever has met him in person, जो ये म्यूजिशियंस वगैरह हैं, they're all like भाई इस आदमी ने काम किया है भाई, इस आदमी ने 15 साल सपने देखे हैं भाई और मेहनत करी है एक एक दिन हम्बली, इसकी ये डिजर्व करता है। मैंने मूड बोर्ड पे लिखा आपने क्या कि 2025 के एंड तक मुझे दिलजीत से मिलना है भाई, कोलैब करना है। मतलब वही वन वे और दी अदर, आइदर हिज टीम रीचेज आउट। मैं तो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस उनको रीच आउट करता हूँ, पाजी मेरा स्पेशल आया देखना जरा, और बस इसी उम्मीद में कि वो कभी देख लेंगे। मुझे नहीं डलवानी उनसे स्टोरी, बिकॉज आई एडमायर दैट गाय सो मच, राइट? एंड एज यू राइटली मेंशन, एंड his village is 40 minutes away from my hometown, दोसांझा वाला। अच्छा, like 40 minutes from लुधियाना, एंड लुधियाना में पले बड़े हैं वो, सब कुछ है। बहुत जैसे अगर आप मुझसे बोलो ना कि ये ट्रेंड्स हटा के इंस्टाग्राम पे 2 अगर रील्स मेरे को याद हैं। एक है अनुपमा चोपड़ा के साथ, जो तो अनुपमा चोपड़ा ने उनसे पूछा कि तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? कह रहे मैं कुछ नहीं करता जी। तुझे कुछ ना करके देखो, बहुत मजा आता। व्हाट अ रील यार, एंड व्हाट अ थॉट प्रोसेस यार, राइट। फिर एक उनकी रील है, वो स्टेज से बोल रहे हैं कि जिस तरह इंस्टाग्राम ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। If you feed people love, you will get love. If you feed people bitterness, you will get bitterness. मतलब बेसिकली उसका एसेंस यही है। What great thoughts that। और आजकल अपने कॉन्सर्ट में भी बोलते हैं कि 10 मिनट अपने नाल बैठो, अपने साथ बैठो, राइट, दिन की शुरुआत में, एंड इट हैज़ आप जैसे ओशो से आप लर्निंग ले रहे हो, आई वुड हैव नेवर थॉट कि मैं एक सिंगर से लर्निंग लूंगा। इट्स अ ग्रेट लर्निंग यार। नो फॉर श्योर। आप मतलब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो? हाँ जी। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज, कुछ खाली बैठ के कुछ ना करना ही तो सच है। बस इतना कर दोगे आपको सच समझ में आने लगता है। आपको दिखने लगता है कि मेरे अंदर एक बंदर है जो नाचता जा रहा है, जो चुप होने को रेडी ही नहीं है। और क्यों है ये बंदर, और क्यों ये काबू में, मैं काबू में क्यों नहीं हूं, मैं और इस बंदर में फर्क क्या है, और इस बंदर की करतूतों की वजह से मैं कितना उदास रहता हूं। यही सच है भाई। बस मेडिटेशन का सार यही है। सारी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी अगर आप ब्रेक डाउन कर दो, इवेंचुअली यहीं आके लैंड होती है कि इस बंदर का, और ये बंदर को क्या है ना भाई, बंदर स्टेरॉइड्स पे है, रील्स के चक्कर में, वेपिंग के चक्कर में, बंदर स्टेरॉइड्स पे है, इतना स्टिमुलेशन है पूरा टाइम। इस टाइम पे बंदर हमें कंट्रोल कर रहा है। Exactly, हम बंदर के इशारों पे नाच रहे हैं, एज अपोज्ड टू द अदर वे अराउंड। एग्जैक्टली भाई। और फिर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एपिडेमिक की। ये मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है ही इसलिए, एक वजह है कि पैसे वाले लोगों को ही मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, क्योंकि साधन भी उनके पास ज्यादा है। इट्स अ डिजीज ऑफ plenty. That's what the disease, that's where mental health issues come from. वो मेरे को, so how I started doing meditation is, मुझे वो स्ट्रेस के कारण my mind is always on overdrive. रात में नींद नहीं आती, माइंड शट ऑफ ही नहीं होता, सपने के कारण उठ जा रहे हैं, कभी सो ही नहीं पा रहे हैं, एक्सेट्रा। सो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। 10 मिनट का कान में लगा के काम डाउन हो जाता है, नींद आ जाती है। 3 months into this आई रियलाइज कि अगर ये सोने के लिए हेल्पफुल है, तो ये दिन को रन थ्रू करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। जागने के लिए कितना हेल्पफुल होगा। ट्रू इनमें फुल कंप्लीट अवेयरनेस। श्योर। तो मैंने फिर दिन में भी करनी शुरू कर दी। रात वाली मैं अभी भी एज अ हैक टू स्लीप ही करता हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द बंदर। बट दिन वाली 10 मिनट बंदर कंट्रोल भी नहीं करना, बंदर को देखते जाना है। बंदर का नेचर समझ में आने लग जाता है, फिर उस बंदर से डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन इज नॉट अ टेक्निक थिंग, इट इज मोर अ पेशेंस थिंग। आप इम्परफेक्टली 6 महीने करो, इट इज वे बेटर देन एक दिन बिल्कुल ढंग से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वो 6 महीने में आपको दिखने लगा, फिर आ गए तुम, फिर बकना शुरू कर दिया, क्यों घुसा रहे हो मेरे दिमाग में कचरा, प्लीज, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। बट बिफोर वी क्लोज दिस, इज देयर अ क्वेश्चन यू हैव फॉर मी, और अ सजेशन और अ कमेंट, एनीथिंग? अरे यार, ये तो इंटरव्यू वाला सवाल पूछ लिया कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस? या एनी क्वेश्चंस फॉर मी? नहीं भाई, मतलब इंटरव्यू वाला भाई, कॉर्पोरेट फ्लैशबैक है भाई मैं बहुत ऐसा वो होता है, ऐसा PTSD फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। राइट। नहीं भाई, मेरे तो ऐसा कोई, मुझे तो बहुत मजा आया यार आके। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट फॉर मी टू, बिकॉज एज समबडी हु इज अबाउट टू सेट अप एन ऑफिस स्पेस और सी हाउ थिंग्स वर्क, मेरे तो बहुत, I think it was meant to happen. Sure. At the cusp of launching an office, I see somebody who's just started off with this. Not just started off. Sure. But yeah, just started off. Very frankly, my success is 6 महीने पुरानी भाई. Sure. इस साल ही हुआ है जो हुआ है. Yeah. इससे पहले तो मेरे को कोई नहीं. No, just started off with this proper office space. Sure. कि लड़के बैठे हुए हैं, एडिट कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा। मेरे तो बहुत बढ़िया आई ओपनिंग लर्निंग टाइप माहौल है। आपको कोई भी सवाल हो उससे रिलेटेड, आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हो. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट ब्रो. एक क्वेश्चन है मेरा कि किस कलर की चड्डी पहने? पिंक. Okay then. Okay.
Good episode. Honestly, one of the best conversations I've had. And a little bit of that is definitely because of how मेरे को ऐसा लगता है पॉडकास्टिंग की जो छवि है, जो शेप बन गई है, दैट मेक्स द गेस्ट फील लाइक उनसे सवाल पूछे जाएंगे और वो जवाब देंगे. दैट्स द डिफॉल्ट. आई एम नॉट सेइंग दिस टू अ फॉल्ट, आई एम सेइंग दिस जनरली. And very rarely does the guest come out and engage so openly and makes it a true conversation. So I enjoyed it thoroughly, and after I was watching it again for the monologue, मेरे को रियलाइज हुआ कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन का लय एक्सीडेंटली, बिकॉज आई गो वेरी रॉ इन टू द कॉन्वर्सेशन. हम लाइक देखेंगे कहाँ जाती है. इस पूरी कॉन्वर्सेशन का जो लय है ना, वो एक जर्नी ऑफ अ मैन साइकी फ्रॉम मास्टरबेशन टू ग्रैंड पेरेंट सब कवर करता है. Particularly of a man, and that's very important. I want to bring out something that I want to talk about in that regard, because एक point था इस conversation में early on we were talking about men being able to enjoy through the feminine. Specific words, feminine, not woman. I say the spiritual side of it is, and I'm talking about a metaphor for womanhood, which is femininity. I'm not talking about being a woman exactly. I'm not talking about an individual. I'm talking about a concept that may refer to set individuals sometimes. So very tricky territory. Because I'll tell you what, I think my age concerning myself with marriage, with divorces, suddenly, right? One day you wake up, suddenly you're hearing about marriages and divorces. You realize that a lot of the pain that comes from the structure of family comes from the man and the woman not getting along properly. And it comes because the man and the woman do not understand the dance between the masculine and the feminine, both inside them and between them. Dhyan se samajhna. I've said something very important here. Your father and your mother, possibly, your brother and his wife, your sister and her husband, may not have understood the feminine and the masculine inside them and how it corresponds to the feminine and the masculine in the other person and how that dances between each other. It's a very, very intricate, interesting relationship, very different from dating when you're 24, because this one's permanent. And with God and government as witness, you've taken this person on to be your permanent roommate. It's a tricky situation. And so I think a lot of childhood trauma begins at the level at which Ma and Baap don't get along for whatever reason. And the cycle repeats and rinses itself until it becomes so grand that concepts of love, sex, marriage, devotion are completely distorted, completely wrecked. You keep saying the new generation is like this. अब ऐसे कहते हैं ना, Gen Alpha पागल है, Gen Z पागल है. वो Gen Z वाले भी अगले वाले को बोल रहे होंगे Gen Alpha पागल है. तो मान लो लिख के, हम भी एक टाइम पे Gen X थे तो हमें भी पागल ही कहते थे. वो पागल, वो साइकोसिस, वो न्यूरोसिस जो सोसाइटी वाइड है, जो आप एक जनरेशन में पॉइंट करके देख सकते हो, आप देखो ऊपर भी देख सकते हो. यू कैन सी बूमर्स दैट आर जस्ट व्हाट द हेल. ऑल्सो you can isolate it in others, you can't see it in yourself. You can't see that there is a mass cultural psychosis, neuroses जो हो गया है because of all these unconscious traumatic unchangeables in society, things that we've admitted to be fact and there is no requirement for discussion and change. And one of them is the dance between the man and the woman in each of us and between us. And these are metaphors, don't take them too literally. But I'll tell you this, ठीक है? As a consumer, purely, consider हम लोग बराबर गए, हम साथ में बैठे, हम लोग ट्रिप में आए हैं और मैं ऐसी नॉर्मल बात कर रहा हूँ. मैं एज अ इंसान ये सोचता हूँ, जब मैं छोटा था तो टफ था, रोना नहीं है, यू नो, दैट्स योर childish, boyish mentality. Then I grew up, I came across all this discourse around men can cry, men can't cry. Mostly men should cry, men can cry. And I was like, हाँ यार, हमें भी तो रोना allowed होना चाहिए. And I've always been an expressive guy. I cry, no problem. I have no shame, right? But I was like, हाँ यार, ऐसा होना चाहिए ना. Like, I was convinced of that. And then I went through certain instances in my life and I realized, bro, there's no way in hell I can cry right now. There's no way in hell that me is number one right now. For me, in this moment, I cannot matter. Something else has to matter. I have to take my entire set of powers and abilities and fears and vulnerabilities and place it somewhere else right now. I am not important right now. It's a very unique moment for a man and a woman to face. And everybody goes through this. You will all go through this before 27. And then later on as well, but before 27. कि ब्रो मैं फर्स्ट नहीं हूं, क्योंकि एक बच्चे की साइकोलॉजी समझो, अगर एक अच्छे हेल्दी परिवार में पैदा हुआ है तो माँ बाप उसको हमेशा सेंटर में रखते हैं.
The kid is the most important. So the kid grows up narcissistic. And narcissism is a loosely applied psychological term here, but the kid grows up thinking they're the center of attention in some form, shape, generally. But then they have to realize not only do others not care about me, I should not care about myself in this moment. And in that, I cannot cry. And this is something women have to understand about the vulnerability of men, because you can be swayed by this whole narrative of men should cry. Of course, men should cry if they want to cry, but in some cases, what we want does not matter. Please understand that seriously. I don't want it to be the case. I wish I was never I wish I did not have to take up all this responsibility. I think Rahul would say similarly, nobody wants to grow up with the crushing weight of life. Let's just put it like that. It's heavy, yaar. हम करते हैं. But in some cases, men can't cry. Even though they should, they can't. And they shouldn't in that moment. For that exact reason, they should carry on. They should hold tight. Men are in a lot of ways, I'm not saying in all ways, and I'm not saying women are not, but men are in a lot of ways the last line of defense. अगर रात को घर पे जोर से ठक ठक होती है, मम्मी बच्चा अंदर, कुंडी, और तुम बाहर जाओगे देखने, उस टाइम पे तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते यार. You're not allowed to think about yourself. And it's very similar, it's very analogic. जब सब चीजें गिर रही होंगी ना ब्रो एक दिन लाइफ में, which is going to happen, trust me, everything will be falling. All dominoes just dropping. All cards just falling face up. Everything going wrong. You won't allow yourself to cry. It's one of the greatest tragedies of the male psyche, is that in the moment you really, really, really want to cry, you won't let yourself cry. Because you'd be more mature than that. You'd hold yourself tight. You'd be like, aaj nahi, kal dekhenge. You pick your burden and you keep walking again. Men don't have that luxury. Men should have that luxury, and they do. I'll come to what I mean by that, but they don't. Now, what do I mean by men should have that luxury and such? And this is the reason I recorded this monologue. I recorded this monologue because I know a lot of people watching here, a lot of men that are watching me, are in one of two states, and they need to know about the other state. There are some men who are wartime men, जिन्होंने ये पत्ते गिरते देखे हैं भाई, डोमिनोज गिरते देखे हैं, दुनिया में आग लगती देखी है, एंड दे वर देयर ब्रो, दे वर टफ, दे डिड नॉट गिव अप फॉर वट एवर रीजन, दे वर चिल्ड्रन, दे ग्रू अप टफ फॉर वट एवर रीजन. कुछ हो गया, सहम गए, तगड़े हो गए, वॉर टाइम में चले गए, रोना बंद कर दिया, खुद को लास्ट रख लिया. खुद को लास्ट रख लिया, अपनी बेटी को अंदर ले आए, अपनी माँ को अंदर ले आए, अपनी बीवी को अंदर ले आए, अपने बच्चों को अंदर ले आए, उनको पहले रख दिया, फिर समाज को अंदर ले आए कि समाज क्या सोचेगा. खुद को लास्ट रख लिया, भूल ही गए कि वो चाहते क्या है. ये वॉर टाइम मैन है. दीज आर मैन हु वर रेज्ड इन वॉर एंड हु मेड वॉर देयर होम, एंड दे डू नॉट नो वॉट दे वॉन्ट, बिकॉज दे हैव नॉट थॉट अबाउट वॉट दे वॉन्ट फॉर एवर. They know what everyone else wants, and they've found a way to live between the wants of everybody else, but they don't know what they want. And then there are peacetime men who've only seen and expected the good of life, who've never faced war, who've never understood कि जब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है सब मेरे पे गिरती है, और वो लोग नाच रहे हैं खुशी में, उनको जीवन का संगीत सुनाई दे रहा है. उनमें कई बार यू कैन नोटिस अ चाइल्डिशनेस, अ फेमिनिनेस, जिसकी वजह से वो मशरूफ हैं, वो पियक्कड़ों की सेना है, वो खुश हैं भाई. एक बच्चा होता है, कॉलेज का लड़का होता है ना, पहले वो ऐसा होता है, बहुत पार्टी कर रहा होता है, बहुत मजे आ रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता इतनी खुशी क्यों हो रही है, right? And then life sort of takes that out. But these are the two stages of men, and I wanted to make this video as a wake-up call for both of them, because for a lot of you wartime men, war is over. You need to transition into peace. And for a lot of you peacetime men, war has already started and you haven't begun moving at all. You've not gotten tougher at all. You're still childish. For a lot of you, you're placed properly. For a lot of you, you're home. I know. But for a lot of you, you know who I'm talking about. You want to cry, cry. हो गया, लड़ लिया, पार हो गई, पहुंच गए कहीं और, हो गया है. डर लगेगा, बहुत टाइम से बंद करके बैठा है, बट अगर तू लाइक आई सेड जीवन का संगीत नहीं सुनेगा ना, तो नाचना भूल जाएगा यार. और फिर जी भी लेगा, भार उठा भी लेगा, बट देन यू विल फील लाइक
what is the name? Sisyphus rolling a rock up the hill in Camus' imagination कि भैया भार उठा रहे हैं, जीवन तो भार है, उठाओ. तो जीवन कटेगा, बीतेगा, जीवन जिएगा नहीं तू, फिर मजा रह जाएगा हाथ से. और तुम दूसरे जो पीस टाइम में बैठे हुए हो, यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि बिल्ली आ गई है, आंख बंद कर लो तो बिल्ली गायब हो जाएगी. तुम्हें जीवन सुधार देगा, उल्टे सीधे गिर जाओगे, तगड़े हो लो अभी से तैयारी शुरू करो. As men, you need to be able to walk into both these things. And if I were to give these two sort of states, both very important, both very destructive, both very essential, both possible to poison you, both. One of them is, in my conception, in my humble amateurish ideas, one of them is the masculine state, the steady state, the state that cannot be moved, the immovable object. And on the opposite side is the dance, the flow, the rhythm of life. That is the feminine state. And it is between these two states that you must individually be able to move. And so, treat this as a wake-up call if I'm talking about you right now. थोड़ा जीवन जीना भी सीख लो और थोड़ा खुद को पीछे रखना भी सीख लो. दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. With that, thank you so much for watching. I hope you enjoy my monologues. I hope you enjoy whatever I do. Please press the subscribe button. Let me know how much you love this. Put it in the comments. I love doing this for you.